नमस्कार दोस्तों। आज दे सेड वी हर्ड के इस पॉडकास्ट कम इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो ये हमारा पहला पॉडकास्ट कम इंटरव्यू जिसे आप कह सकते हैं, तो इसमें हमारे साथ मन्नू डफाली जी हैं जो इन्वायरमेंट कंसल्टेंट हैं और पर्यावरण में बहुत रुचि रखते हैं। हमारे आसपास पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको बहुत ही गहराई से स्टडी करते हैं और हमारी प्रकृति को बचाने के लिए सफाई अभियान भी चलाते रहते हैं। और इसमें हम आज बात करेंगे मनु जी से कि जो एनवायरनमेंट है उत्तराखंड का वो किस तरह से चेंज हो रहा है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो टूरिज्म से किस तरह से बदल रहा है या फिर क्या कारण है कि हमारे आसपास जो गर्मी है अब आजकल आप देख रहे होंगे कि बढ़ती जा रही है। इस पर हम बात करेंगे, कुछ समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो सरकारें हैं वो किस तरह से काम करती हैं और उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है मन्नू भाई साहब आपका। और सबसे पहले तो हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपने जो इन्वायरमेंट कंसल्टेंट का जो जॉब आपने चुना, जो भविष्य आपने चुना, तो वो आपने किस तरह से आप इस लाइन की तरफ गए जी। सबसे पहले तो विजय भाई आपका और आपके चैनल दे सेड वी हर्ड का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखने के लिए। तो जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड का सवाल है कि कैसे मैं इस फील्ड में आया, तो संक्षेप में ये है कि बचपन से शायद पिताजी की वजह से और मेरे गांव में कुछ मेरे हमारे गांव के कुछ रहने वाले हैं जो शिकारी भी थे उस समय में, तो उन लोगों की वजह से ना मुझे नेचर के लिए और मतलब जंगलों में, खासकर नेचर तो बाद में समझ में आए, जंगलों में जाना, कैसे वहाँ पे चीज़ें काम करती हैं, चिड़ियाएँ कहाँ पे बैठती हैं, कौन से पौधे कब लगाने, मतलब ये सारा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा वहाँ से डेवलप होने लगा। फिर कॉलेज में आया तो कुछ संयोग ऐसा रहा कि जिस साल में आया था उसी साल कॉलेज में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आया और मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था जब उसमें मैंने देखा कि इसमें वाइल्ड लाइफ शब्द जुड़ा हुआ है। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये इसमें करियर भी बनता है नहीं बनता, और इट वाज जस्ट शीर इंटरेस्ट कि मैं चाहता था कि मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर करूं। और उस समय सिर्फ हम 3-4 लोगों ने उसमें एडमिशन लिया था। उनमें से 3 लोग नेपाल से थे, एक मैं इंडिया से, 3-4 लोग थे। और शायद जब हम लोगों ने उस ग्रेजुएशन पूरा करा वो सब्जेक्ट भी बंद हो गया। तो आई मीन मतलब जो कहते हैं ना एक समझ कहते हैं, नहीं वो समझ कभी ना आज ना तब थी। तो हम 4-5 लोगों ने वो पढ़ाई करी और फिर वो सब्जेक्ट बंद हो गया। फिर मैं आई वॉज फॉर्चुनेट कि फिर मुझे WWF इंडिया में काम करने का मौका मिला देहरादून में। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया वाइल्ड लाइफ साइंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 2 साल में वहाँ रहा। वहाँ फिर मैंने गंगा में जो डॉल्फिन्स मिलती हैं उन पे काम करने का मौका मिला। एंड फिर उसके बाद एक्सप्लोर करते करते फिर मैं गुजरात पहुँच गया। और गुजरात में जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, उसके ऊपर काम करने का मौका मिला। उसके ऊपर बहुत नए नए आयामों के ऊपर उस पर काम करता रहा। फिर वो काम करते करते बीच बीच में जब पिथौरागढ़ आना होता था तो कुछ इंसिडेंट हुए ऐसे कि जो मुझे क्या कहना चाहिए, सोचने पे मजबूर करते हैं चीज़ें। अच्छा। जैसे एक दिन क्या हुआ था कि मेरा जो भतीजा है उसने मुझे बोला कि काकू आप मुझे तैरना सिखा दो। तो मैं उसको नैनी सैनी की तरफ ले गया। वहाँ पे एक छोटा सा पूल है अभी भी, वहाँ सिखाऊंगा करके। जब वहाँ गया तो वहाँ पे उसने मुझे बोला कि सर आज तो सफाई कर रही है, कल आना आप करके। अच्छा। तो हम जब वापस आने लगे तो मेरे भतीजे ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि जो नीचे जो ये गाड़ बह रही है, जिसे हम रई गाड़ या यक्षवती बोलते हैं, ठुली गाड़ कहते हैं, इस पे सिखा दो। अब जब मैंने उसको देखा तो उसकी उस समय भी मतलब 2010-11 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय भी पानी इतना खराब हो गया था कि मतलब मैं उसको ले जाता तो उसको पक्का कुछ स्किन इन्फेक्शन हो जाता है या बीमार पड़ सकता था। तो हालांकि छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे लगा कि मैंने कहा हमने क्या कर दिया। मतलब 12-15 साल पहले मैंने इसी गाड़ में मछलियाँ पकड़ी, यहाँ तैरना सीखा, और अगर ये नहीं होता तो कहाँ मैं फिर व्हेल शार्क पे काम करता या डॉल्फिन्स पे काम करने को मिलता, मतलब जो भी है, जो भी मेरा एक्सपोजर रहा उसके बाद, कई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका रहा उसके बाद। तो फिर दैट वाज फ्यू टर्निंग पॉइंट्स है। जैसे उस समय गुजरात में बैठा रहता था तो देखता था, मतलब फेसबुक चलना शुरू हो गया था, तो जंगलों में आग तब भी लगती थी जैसे आजकल लगती है। तो लगता था कि यार मैं यहाँ एक मछली के लिए तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन जहाँ से मेरी शुरुआत हुई वहाँ पे जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बिल्कुल, चाहे वो जंगलों में लगने वाली आग हो, किसी नदी का हमारे सामने गायब हो जाना हो, या कूड़े से जड़े कूड़े को लेकर प्रबंधन को लेकर कुछ हो, तो ये चीज़
क्वेश्चन में हमेशा थी। हाँ। सो देन आई लेफ्ट एवरीथिंग, वापस पिथौरागढ़ आ गए अच्छा। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने हरेला की शुरुआत करी, हरेला बिल्कुल। सोसाइटी। और अभी हरेला ने हम लोगों ने 14-15 साल पूरे कर लिए हैं और हम लोग एक वॉलंटियर ग्रुप है जिसमें कि हम लोग पर्यावरण से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के ऊपर काम करते हैं। तो ये मोटा मोटा मैं इस तरीके से इस फील्ड में आया, बट इट वॉज शीर इंटरेस्ट ऑलवेज, और उस इंटरेस्ट की वजह से ही मैं आज इस फील्ड में हूँ। बिल्कुल, प्रकृति में आपका जो है वो हमेशा से इंटरेस्ट रहा कि आप जो है वो प्रकृति के लिए कुछ ऐसा करें जो कम से कम ऐसा होता है ना, किसी के जीवन का कुछ लक्ष्य बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी वैसा ही हुआ कि एक लक्ष्य जो है वो आपके पास बन गया कि हाँ भाई, प्रकृति को या फिर पिथौरागढ़ की जो आसपास का जो पर्यावरण है उसके लिए आपको काम करना है। देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अनोखा कोई पर्यावरण प्रेमी हुआ मेरे अंदर कोई, अच्छा। या मेरे अंदर ना जैसे बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड रहा हो कुछ, या फिर मेरे को अचानक से कहीं, मेरे ख्याल से ना हर आदमी के अंदर, हम सब प्रकृति के हिस्से हैं, हम प्रकृति से अलग तो है नहीं। राइट। बस शायद मेरे साथ फर्क थोड़ा सा ये रहा कि शायद कि जो चीज़ें मेरे सामने घटित हो रही थी या हो रही हैं अभी भी, उनको लेकर ना मैं मुंह नहीं चुरा पाता कि यार क्या ही जो जाएगा करके, या फिर मैं क्या कर लूंगा। तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ में जो बन पड़ता है मैं करता हूँ उसको। तो बस यही है, और बाकी ऐसा नहीं कि जंगलों में लगने वाली आग या फिर कूड़े से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या पानी से जुड़ी हुई जो हमारी समस्याएं हैं उसको लेकर लोगों को नहीं पता है या अनभिज्ञ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट में शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये बोलता हो कि पेड़ काटना अच्छी चीज़ है या कूड़ा फैलाना चाहिए या पानी पल्यूट करना चाहिए। सबको पता है ये सारी चीज़ें कि ये नहीं करना चाहिए, बट हम करते हैं ये सोच के कि कोई और आके ठीक कर देगा या कोई सोल्यूशन आ ही जाएगा, है ना। बट मुझे सोल्यूशन नहीं दिखे, मुझे नहीं दिखा कि कोई करने वाला है, तो मुझे लगा कि मुझसे हाँ जो बन पड़ सकता है अपनी व्यक्तिगत जीवन में वो करो, अपने बस में जितना है उतना तो करें। हाँ बस यही है। बाकी तो हर आदमी मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये बोले कि मुझे पेड़ पौधे नहीं पसंद, मुझे फूल पसंद नहीं, मुझे तितलियां पसंद नहीं। बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहला जो हम सवाल आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है कि जब जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनको आप एक बार थोड़ा सा आसान भाषा में ये बताइए कि जो उत्तराखंड का हमारा जो पर्यावरण है वो इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है। मतलब जैसे उत्तराखंड का ही पर्यावरण इतना संवेदनशील है या फिर हम जो है वो उसे इतना संवेदनशील हमें मानना चाहिए उसको। देखिए, पृथ्वी में ना अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है। संवेदनशीलता की जहाँ तक डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो उसको कि मेच्योरिटी के ऊपर पता है कि अगर कोई चीज़ अगर पैदा हुई है वो किस लेवल पे अभी है ना, वो मैच्योर हो चुकी है या कि फिर उस पर अभी भी काम हो रहा है। तो या फिर कि वहाँ पे डाइवर्सिटी कितनी है। डाइवर्सिटी मतलब कि वहाँ पाए जाने वाले जो विभिन्न जीव जंतु हैं उनकी संख्या कितनी, संख्या से मतलब ये है कि वैरायटी कितनी है ना। जैसे अगर पेड़ पौधे कितने ज़्यादा किस्म के पेड़ पौधे हैं ना, तो ऐसे सेंसिटिव इकोजोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोरल रीफ्स हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो। दूसरा ये भी है कि इस सेंसिटिविटी को हम ऐसे भी आंकते हैं अक्सर कि दुनिया में होने वाला जो भी बदलाव है, चाहे वो टेम्परेचर, खासकर से तापमान है ना, सबसे पहले जो आपको कोई चीज़ छूती है तो वो मौसम होता है। मौसम मतलब कि कहीं ना कहीं तापमान। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे आज पिथौरागढ़ में, मतलब हमारे डिस्कशन का एक मुद्दा इस पॉडकास्ट से पहले थोड़ी देर के लिए था क्या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, राइट। तो मतलब गर्मी एक ऐसी चीज़ है ना, जो टेम्परेचर जो अलग अलग इकोसिस्टम को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। तो इम्पैक्ट तो हर चीज़ पे पड़ता है, लेकिन कुछ इकोसिस्टम्स ऐसे होते हैं जो एकदम से जिन पे वो प्रभाव दिखने शुरू होते हैं और उसके कारण जो होते हैं बहुत ढेर सारे होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे फॉर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी रिचनेस कैसी है, या वहाँ पाई जाने वाली जो स्पीशीज यानी प्रजातियाँ जो हैं वो कितनी टेम्परेचर टॉलरेंट है। टेम्परेचर टॉलरेंट मतलब वो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो जैसे कोरल रीफ की मैंने बात करी, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो। जैसे अभी ये अल नीनो वगैरह होता है तो एकदम से ब्लीच कर जाती हैं। तो जब, अच्छा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा काम थोड़ा समंदर पे भी रहा है, तो मैं भी समंदर से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। पैदा मैं हिमालय में हुआ हूँ, तो हिमालय भी इसी तरह की एक जगह है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप सेंसिटिविटी, अब जैसे मैंने शुरू में एक बात और बोली थी कि आप वो किस स्टेज में, तो हिमालय अभी भी बन ही रहे हैं। हर साल हिमालय कम से कम आप कह लो 5 mm से लेकर 10 mm के बीच के, मतलब उसका लगभग इतना हाइट रोज इंक्रीज हो, मतलब हर साल इंक्रीज हो जाती है। तो हिमालय आर स्टिल फॉर्मिंग, वो अभी भी बनावट की अपनी स्थिति से गुजर रहे हैं, उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी भी जो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन से टकरा रही है और वो धीरे धीरे उसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए हमारे यहाँ इतने अर्थक्वेक्स भी आते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है अच्छा पहाड़ है यार, यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर लो, कुछ भी बिल्डिंग बना लो, कुछ भी सड़क बना लो, कुछ भी डैम बना लो। लेकिन ये हर वो आदमी जो पहाड़ में रहता है या वो लोग भी जो पहाड़ों में आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप पहाड़ को थोड़ा सा कहीं पे खुरचे, आई मीन बाहर की थोड़ी सी अगर आप उसकी जो सॉइल है कहीं किसी पहाड़
आप अंदर देखो पूरा भुरभुरा रहता है उसमें, बिल्कुल। मतलब कहीं कुछ ही ऐसी जोन होता है जहाँ पे आपको सॉलिड बिल्कुल रॉक सख्त, मिलेगी, हाँ, ठीक है। बिल्कुल सॉलिड नहीं रॉक तो अधिकतर जगहों पे आपको ऐसा दिखेगा कि भुरभुरा ही भुरभुरापन, जैसे कि बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बजरी फेंकी है हम्म, और उसके ऊपर पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए, और बिल्कुल। जैसे आप पेड़ पौधे हटाओ उसकी स्किन को आप वो निकालो, हम्म, क्योंकि रीजन सीधी सी बात है सेडिमेंटेशन लोड है जो बहुत सालों से जमा हुआ है, जमा हुआ है। तो वो अभी भी सेडिमेंटेशन है। उस सेडिमेंट, अब ये कहने का मतलब वो ये कि अगर बजरी कहीं पे कर रहा है, उस बजरी को आप उसको कुरेदने का ना एक सर्टेन लिमिट होगा, बिल्कुल, आप पूरी अगर कुरेदोगे तो पूरा धसक के नीचे आ रहा है, बिल्कुल इसलिए नीचे आ आपके जाएगा, लैंडस्लाइड्स बिल्कुल। आते हैं। तो हिमालय आपके अभी भी बन रहे हैं, वो अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है अंदर से कि आप उसमें कुछ भी बना सके। बिल्कुल। दूसरा, जैसे मैंने टेम्परेचर वाली थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव है हमारे इन जगहों के लिए। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पीशीज की बात करी, राइट। अब हर साल सुनते हैं अखबारों में कि इधर ब्रूस पहले खिल गया, हाँ, या काफल पहले आ गया। हाँ, तो ये सब सेंसिटिव स्पीशीज हैं जो टेम्परेचर को एक ना बहुत ही वो होती है, सेंसिटिव होती है। जैसे ब्रूस का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप बुरांश भी बोलते हो या बुरांश। रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, जिसे ब्रूस जो है, तो ब्रूस में मैंने अक्सर देखा कि आज को सर्टेन टेम्परेचर मिलेगा ना खिलने का, तो खिल जाएगा, और अगले दिन अगर सर्टेन टेम्परेचर डाउन हो गया तो उतने में रोक देता है। तो बिल्कुल, सोचिए एक दिन का टेम्परेचर फ्लक्चुएट भी अगर फ्लक्चुएट होगा तो वो अपने को खिलना है बंद करना रोक सकता है। तो ऐसी स्पीशीज हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ ग्लेशियर्स हैं, जो ऑब्वियसली बात है कि मतलब गर्म होने से आइस मेल्ट करती है, तो सभी को पता है, राइट। बिल्कुल। तो आपके यहाँ आइस मतलब बड़े बड़े स्नो ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। तो आप इतने सेंसिटिव जोन में रहते हैं, और इसका पूरा इम्पैक्ट भी लोअर गैंगेटिक प्लेन से लेकर बांग्लादेश तक पूरा पड़ता है, समंदर तक पड़ता है। जहाँ तक वो उसका पानी जा रहा है बिल्कुल लगभग बिल्कुल वहाँ वहाँ तक जो है वो इसका बिल्कुल। इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से हिमालय बहुत सेंसिटिव है, और इसके लिए हमें भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब उत्तराखंड का जो है वो सारा जो एरिया है वो लगभग जो है वो हिमालयी एरिया ही हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्लेन्स की ओर जाएं तो प्लेन्स जो है वो अलग चीज़ होगी, लेकिन जो अगर हम पहाड़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें खुद को भी इतना सेंसिटिव होना पड़ेगा कि हम उसकी सेंसिटिविटी को समझ सकें कि हाँ उसे कितना जो है वो हमें कुरेदना है और कितना जो है उसे बचा के रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको जैसे लगता है पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड का जो पर्यटन विकास हुआ है, टूरिज्म जो हम बात कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल टूरिज्म से आगे एक एक्सेसिव टूरिज्म की ओर बढ़ता जा रहा है? हाँ, ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये हम मतलब हम कुछ ज्यादा ही टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा ही एकदम राग जो है वो अलापने लगेंगे, टूरिज्म के अलावा और कुछ होगा ही नहीं उत्तराखंड में। मैं जब मास्टर्स में था ना, मैंने विजय भाई, जी। तो लगभग उसी समय की बात रही होगी, शायद उससे भी पहले, मतलब शायद कॉलेज के समय जब था। हाँ। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि पहाड़ों के लिए जो शायद सबसे अच्छी जो चीज़ रहेगी वो टूरिज्म रहेगी, कि मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री के नाम पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज सेट करेंगे तो आप खनन करेंगे, आप माइनिंग करेंगे, जैसे खड़िया निकालोगे आप, बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट है तो बॉक्साइट निकालोगे, मैग्नेसाइट मैग्नेसाइट निकालोगे, तो ये ना, या फिर पेड़ काटोगे। तो तब ये समझ थी मेरी कि यार ना, उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए, खासकर हमारे स्टेट के लिए शायद सबसे बेहतर रहेगा हम टूरिज्म पे काम करें। लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो सबसे टूरिज्म सबसे खराब चीज़ हो सकती है किसी भी जगह के लिए। वो ऐसे कि फर्ज कीजिए, अगर हम जैसे अभी हम चंडाक के तलहटी पे यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे मैग्नेसाइट फैक्ट्री दोबारा शुरू होती है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा यहाँ के लिए, बट स्टिल वो क्या करेगा ना, एक लोकलाइज जगह पे खनन होगा उसका, 2-3 जगहों पे होगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ का विस्थापन होगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी, एयर पोल्यूशन भी होगा डेफिनेटली, राइट, जो हम बच्चों ने देखते थे जब ये चलती थी। लेकिन जब टूरिज्म होता है, खासकर जिस तरह का टूरिज्म हम अभी पकड़ के चल रहे हैं, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में और लगे हुए क्षेत्रों में या लद्दाख में, तो भाई साहब जब दिल्ली से या फिर मतलब कोई बंदा यूपी से या फिर राजस्थान से या कहीं से भी चलता है, तो वहाँ से उसका इम्पैक्ट शुरू होना होता है, और लगातार, फॉर एग्जाम्पल अगर पिथौरागढ़ की बात करूँ, तो आदि कैलाश ओम पर्वत तक उसका इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि वो जिन जिन जगहों पे जाता है वो आदमी, वहाँ उसका एक फुटप्रिंट होता है। वो कितना प्लास्टिक वहाँ पे यूज़ कर रहा है, कितना पानी वहाँ पे यूज़ कर रहा है, उसकी गाड़ी जो वहाँ पे आ रही है, उसका जो कार्बन इमिशन है और ये सारी चीज़ें। तो सिर्फ ये नहीं कि पिथौरागढ़ तक या टनकपुर तक वो जितना बड़ा रास्ते भर है वो सबको बर्बाद करते हुए आएगा, और क्योंकि हमारे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होते नहीं है किसी भी इन चीज़ों के लिए। मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर एक इंडस्ट्री ना, फिर भी इसको चेक करना फिर भी आसान रहेगा कि आप यहाँ पे गए और आप ये चेक करें कि भाई इसका कितना पानी वेस्ट जो है, खराब पानी निकल रहा है, उसको, और उसके लिए जुर्माना तय कर सकते हो कि फला फलाओ, जैसा होता भी है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप टूरिज्म बंद करके आप यहाँ सारी इंडस्ट्री खोलो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टूरिज्म भी अपने तरह के बहुत वाहियात इंडस्ट्री है, जिसको अगर ढंग से रेगुलेट ना किया जाए तो उसके रिपरकशंस बहुत खतरनाक होते हैं, उसके जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, जो हम अभी देख रहे हैं, अपने जो कूड़े का अंबार हम देख रहे हैं, बिल्कुल, है ना, वो सारी चीज़ें। तो
टूरिज्म जिस तरीके का एक्सेसिव आप करो डेफिनेटली यस, हम्म, और वो हिमाचल लद्दाख हर जगह में हम देखते हुए आ रहे हैं। इस टूरिज्म ने वहाँ का पानी खत्म कर दिया है, जो सोशल जो वहाँ की इंटीग्रिटी थी लोगों की वो खत्म कर दी है, जो पीस जो वहाँ पे थी हम लोगों के बीच में वो खत्म हो गई है। बिल्कुल। फॉरगेट कि लोग आप बाहर के जो टूरिस्ट हैं उनसे लड़ाई कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। अभी हम लोग बीच में दारमा एक में काम से गया था, वहाँ मैं देख रहा हूँ एक गांव वाले दूसरे गांव वाले से लड़ रहे हैं, जबकि वो कम्युनिटी कभी ऐसी थी ही नहीं। हाँ, अभी पहले पहले ये चीजें हाँ, देखने में नहीं है आती ना, थी। वो एक दूसरे के टायर पंचर कर दे रहे। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ बाहर वाला तो छोड़ दो, अभी कि बाहर वालों से लड़ाई कर रहे हैं, हाँ उनके टायर पंचर कर रहे हैं। अभी तो ये हो रहा है कि भाई तुम ज्यादा प्रॉफिट ना कमा लो करके मैं उसके टायर पंचर कर दे रहा हूँ, राइट। हाँ, जबकि जैसे जब ये टूरिज्म वाली जो कहानी शुरू हुई थी उससे पहले ये चीजें देखने में नहीं आती थी कि वो एक दूसरे के टायर पंचर कर रहे हैं या मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ या तू ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये नहीं वही ना, होता था पहले। हाँ, वो तो ये चीजें खत्म कर दी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये शायद आगे भी होगा लेकिन मैं अभी दिमाग में आ रहा था डिस्कस, जैसे सस्टेनेबल की बात होती है ना, हमें सस्टेनेबल, अब सस्टेनेबल वर्ड इतना वो है कि ना हर चीज़ को हम उस शब्द से छिपा लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उत्तराखंड या पहाड़ में या नॉट ओनली पहाड़, इनफैक्ट मेरे ख्याल से दुनिया के हर किसी कोने में लोग अपने तरीके से सस्टेनेबल होते हैं। लेकिन जैसे पिथौरागढ़ की बात करूँ तो हम भी बहुत सस्टेनेबल हमेशा से रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए ना सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन तब शुरू होती है कि जब बाहर से कोई आपके घर के पास से गुजरता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। ट्रीट करते, तो बिल्कुल। जैसे पिथौरागढ़ में या पहाड़ों में कई गाँव में एक सिंपल सा था, अगर कोई भी आए इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज बिल्कुल, वो रिलीजन, कहाँ से आ रहा है या कास्ट, कहाँ से क्या बिलोंग करता है, किस कास्ट से है। नहीं, इस रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम पहले हाँ, पूछते थे भाई साहब कहाँ से आ रहे हो, कुछ खाए नहीं खाया, पानी पी के जाओ। बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोग अक्सर उनको रोकते थे कि आगे मत जाओ, रात को यहीं रुक जाओ। हाँ अब तो ये होता है कि भाई साहब आप यहाँ रुक जाओ क्योंकि हमारे होम स्टे 100 रुपए सस्ता मिल जाएगा, राइट। ये है। तो मतलब सस्टेनेबिलिटी तो वहीं खत्म हो जाती है ना, जब आप अगले बंदे को ट्रीट ही इसलिए कर रहे हो कि भाई मुझे उससे पैसा कमाना है, राइट। बिल्कुल तो सस्टेनेबिलिटी शब्द बड़ा वो है, बट ये ऐसे नहीं होता। हम ऑलरेडी सस्टेन बहुत अच्छे से थे, हमें चीज़ों का बड़ा कायदा कानून था, लेकिन वही है कि जब पैसा आता है, हाँ जब इस तरह का अंधा टूरिज्म होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल। और तो वही खत्म हो। जो जो ये एक तरह से ना कि हर चीज में टूरिज्म है। हाँ, टूरिज्म अच्छी बात है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक लेवल होना चाहिए ना, एक लेवल तय होना चाहिए। अब आप जहाँ पर जो जाने के लिए फुटफॉल्स जो है वो अगर 10,000 है, वहाँ आप 20,000 लोग भेज दे रहे हो, 30,000 लोग भेज दे रहे हो, ऐसा रिकॉर्ड बना दे रहे हो कि, और रिकॉर्ड की बात हो रही है कि रिकॉर्ड नंबर्स की इतने बात। लोग आए हैं हर साल जो है ना, पिछले साल इतने रिकॉर्ड इतने लोग आए थे और इस बार जो है उससे 50,000 लोग और ज्यादा भेज दिए हमने उन वहाँ पे। नंबर्स में भी मेरे को तो थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि देखिए जैसे अभी जो आदि कैलाश का जो चला, ठीक है, हाँ मेरे जानने में मतलब कि जो लोगों को मैं जानता था कि वो लोग गए हैं और उनको मैं डायरेक्टली जानता था, 6 या 7 डेथ हुई, एक का डिस्कशन नहीं हुआ है कि वहाँ पे फला फला चीज़ की वजह से वो डिस्कशन में आया हो कि हाँ इतने लोग की डेथ भी हुई है। उसमें कई बुजुर्ग थे, कुछ ऐसे थे, एक हाँ, किसी एक्सीडेंट को हुआ। मतलब हो सकता है कि बहुत सांस की चीज़ें होती प्रॉब्लम हैं, हो या वहाँ वो पर अक्सर होता है ऑक्सीजन वहाँ की कमी होती है वहाँ पर। पर। वो बहुत कॉमन है क्योंकि आप सीधे से बिल्कुल 3,500-4,000 मीटर पे चले जा रहे हो, हाँ आप धारचूला 800-900 मीटर से सीधे उतना पहुँच रहे हो, तो वो डिफरेंशिएशन एक ही दिन में क्रिएट हो रहा है, तो वो बिल्कुल होता ही है। लेकिन डिस्कशन क्या था, सबसे बड़ा जो हेडलाइन चली कि पिछले साल जितने टूरिस्ट आए थे वो एक हाँ महीने में आ गए। ये जो आप नंबर की बात कर रहे हो ना, हाँ तो वो भी तो नंबर था जो लोग मरे। बिल्कुल। तो यही है ना कि हम टूरिज्म तो करें, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लेवल होना चाहिए उसका ना। एक आपने, हाँ चलो इस बार जो है वो 10,000 भेज दिए तो हाँ भाई अब बंद हो गया। अब इससे आगे जो है वो आप उसकी जो वहां पर साफ सफाई है या फिर जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है उसको हटाने का काम करें, ये करना चाहिए ना। नहीं, लेकिन अंधाधुंध तरीके से जो है वो किया जा रहा है और उसको उसका इफेक्ट जो है वो लोग जो है वो, हाँ पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, पैसा कमाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे आसपास का पर्यावरण है वो हमने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं, ये भी तो जरूरी है देखना। बिल्कुल, आगे आने वाली तो पीढ़ी तो बहुत दूर है, आप अपने लिए नहीं छोड़ने वाले हो कुछ। बिल्कुल है ना, मतलब फॉर एग्जांपल जो माहौल जैसा बन गया, मतलब कई हाँ टूरिस्ट ऐसे हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगली बार नहीं आएंगे। आई मीन वो दिल्ली लेकर क्या जा रहे हैं, आप सोचिए ना, कई बार ऐसा भी उनके अंदर क्या भाव आ रहा है। पहले ऐसा होता था कि जब हम देखते थे तो लोग जो है वो, हाँ हम लोग जो है वो 5 आदमी और लेके आएंगे वाली बातें जो है वो करते थे, लेकिन अब जो है कुछ घटनाएं आपने देखी होंगी कि हरियाणा वाले जो है उनके साथ मारपिटाई हो रही है, या फिर कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ के जो है वो लोकल्स के साथ जो है वो मारपिटाई कर रहे हैं, या फिर गलत जो है एक मैसेज जा रहा है कि हाँ उत्तराखंड के लोग भी जो है वो पहाड़ी अब उतने शांत नहीं रहे वाली बात हो रही है ना। अब ऐसा हो रहा है कि हाँ यार यहाँ पर भी जो है वो ऐसे लोग रहते हैं कि वो जो है वो हमें कूट सकते हैं, या फिर हमें अपने साथ जो है वो कुछ हथियार वगैरह भी लेके चलनी चाहिए। ऐसी वाली बातें एक जो है वो उनके दिमाग में भी आएंगी ना, क्योंकि वो अगर यहाँ से जाएंगे वो वहाँ बातें बताएंगे कि भाई हमारे साथ वहाँ ऐसा हुआ, तो अगली बार बंदा अपने साथ हो सकता है कि कुछ
अपने बचाव के लिए हथियार तो बिल्कुल बिल्कुल लेके आ सकता है ना। बिल्कुल। और हो सकता है कि आज जो है वो सिर्फ मार पिटाई पे रुक गई बात, हम्म, कल हो सकता है कि कुछ और ऐसी खतरनाक घटना हो जाए। बिल्कुल है वो सर, जब वही है ना, जब चीजें अनरेगुलेटेड हों, हाँ। राइट। और वो अनरेगुलेशन का मतलब, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ एक वो व्यवस्थाओं के लेवल पे नहीं है, वो एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है ना। बिल्कुल। मतलब आप, मैं डेफिनेटली सरकारों की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हाँ, हम सारे रिसोर्सेज उनको देते हैं कि निगरानी करने का बिल्कुल। जिम्मेदारी उनको अभी डेफिनेटली निगरानी उनकी है। करने की जो बात है वो हम्म, पुलिस वाले ही तो करेंगे, ऑब्वियस सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी भी कह रहा हूँ उसके हाँ, साथ साथ हम लोगों की ना, हाँ, कि हम किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, हम क्यों, हम कैसे अपने, देखिए सीधी सी बात है ना, हम अगर अपने संसाधनों को या अपने लोकल्स को ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रहे तो बाहर वालों को क्या ढंग से ट्रीट करेंगे। बात तो ये भी है। फिर जब संसाधनों की बात आती है तो फॉर एग्जांपल जब हम कूड़े कचरे की बात करते हैं तो मैं नहीं करता हूँ क्या कूड़ा कचरा पैदा, मतलब मेरे घर से जो हर कोई वेस्ट कर रहा निकलता है। है क्या वो गायब हो जाता है, या बिल्कुल। कि फिर जब मैं अभी दारमा गया था तो क्या हम लोगों ने वहाँ पे प्लास्टिक की बोतलों का यूज नहीं किया होगा, या फिर हमने वहाँ मैगी नहीं खाई होगी, है ना। या कि फिर जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है क्या वो नदी नालों को खराब नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब हम भी तो ऐसे ही हैं कहीं ना कहीं, या हम जब कभी दिल्ली या इधर जाते हैं हम कैसे करते हैं, बिल्कुल, right? तो अगर आप अपने संसाधनों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जगह के लिए ऑनेस्ट नहीं है तो बाहर वालों के लिए आप क्या ही करोगे ना। तो बिल्कुल सही बात है। दोनों तरफ से। क्या जैसे उत्तराखंड के जो कुछ पर्यटन स्थल हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल या फिर जैसे चार धाम यात्रा है, तो उसके लिए एक कोई साइंटिफिक ऐसी कैरिंग कैपेसिटी तय होनी चाहिए, या फिर अगर जैसे हम कोई कैरिंग कैपेसिटी अगर सरकार तय भी करती है, तो उसको मतलब किस तरह से लागू किया जाए कि लोग जो है उसको माने, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने नियम बना दिए और आपने एक दिन जो है वो लोगों के सामने वो नियम रखे और वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज का ना नियम तो बहुत चीजों के लिए बने हुए हैं और उनका उल्लंघन भी जो है वो लगातार हो रहा है। तो अगर हम ऐसा कुछ साइंटिफिक कैरिंग की कैपेसिटी जो है वो तय करें कि भाई इतने ही जो है वो पर्यटक आएंगे या फिर इतने ही पर्यटक हिमालय की ओर जाएंगे, तो क्या ऐसा लोगों को ऐसा एक तरह से कन्विंस कर पाना जो है वो पॉसिबल होगा? देखिए वही बात हो जाती है ना, जब जंगल में आग लग जाती है ना एक बार, तो उसको उसको भी मेंटेन, मतलब उसको भी बुझाने वाली बिल्कुल। जो कवायद होती है, जो उसके जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। आइडियली आपको जंगल में आग लगने से पहले की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल। आग लगी तो लगी, तो अभी हम जिस सीट पे बैठे हुए हैं दरअसल आग लग चुकी है। लग चुकी है। अब अभी आग कैसे कैसे ना फैले हम इस पे बात कर सकते हैं। आई मीन ये सिचुएशन और कैसे वर्स ना हो। तो जहाँ तक पहली बात आपने कैरिंग कैपेसिटी की बात की, तो भाई कैरिंग कैपेसिटी तो हर चीज़ की होती है। एक हाँ, इंडिविजुअल से लेकर एक पूरे सिस्टम की हर एक की बिल्कुल। कैरिंग कैपेसिटी होती है, राइट। मैं कुछ घंटे ही काम कर सकता हूँ, मैं कुछ देर ही बात कर पाऊंगा, हम्म, मैं कुछ देर ही सुन पाऊंगा, मैं कुछ बहुत ही खाना, मतलब थोड़ा एक लिमिट होगी खाना खाने की, खाना पाना वाना पानी की, हर बिल्कुल, चीज़ की लिमिट हर तय चीज की होती है, लिमिट right? है। अगर मैं एक घर की बात करूँ तो उसमें भी ना लिमिट होगी कि इसमें 5 लोग रह पाएंगे, 4 लोग रह बिल्कुल। पाएंगे, या फिर 2 लोग रह पाएंगे। तो ऐसी कैरिंग कैपेसिटी हर जगह की होती है, खासकर हिमालय की। तो फिर भी, तो आपने जो कैरिंग कैपेसिटी की बात करी, तो मेरे ख्याल से एनजीटी का ही बीच में कुछ था, तो उसमें उसी का जो प्रोग्रेशन रहा था उसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों ने रिसर्च करा, मतलब अभी स्टडी किया था। तो उन्होंने तो साफ कैरिंग कैपेसिटी का कुछ निकाला था फिगर, खासकर केदारनाथ के लिए था वो। अच्छा। 10,000 लोग के आसपास का फिगर है, 10,000 लोग पर डे, दैट्स इट। मेरे हिसाब से ये भी ज़्यादा है, बट उनका जो जो स्टडी था बिल्कुल। उसके हिसाब से कुछ 10,000 लोग पर डे का वहाँ पे उनका कैरिंग कैपेसिटी उन्होंने निकाला है। अब मुझे ये नहीं पता है, मैंने वो डिटेल रिपोर्ट पढ़ा नहीं है, कि अगर मान लो हम 10,000 ले आते हैं तो उस 10,000 को, क्योंकि अभी तो लाखों में संख्या वहाँ पे, हाँ, तो अगर उसको हम रिड्यूस करके अगर हम 10,000 में ले आते हैं मान लो किसी तरह, बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग अब तो डिपेंडेंट भी हैं, बिल्कुल, होटल उनका वाले, जो गाड़ी वाले, हाँ, लोगों ने लोन, आजीविका है वो उसी से चल रही हाँ है लोगों की। लोगों ने जो है लोन ले लिया है, बिल्कुल। क्योंकि उतने टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर मैं उसे 10 पे अटका दूँ तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा उतने लोगों की आजीविका और लाइवलीहुड के ऊपर। मुझे नहीं बिल्कुल। पता कि इस तरह का स्टडी हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हर चीज़ की कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो कहने का ही मतलब है ना, मैं क्यों वो जंगल वाली बात करी मैंने, कि ये चीज़ें पहले तय होनी चाहिए थी। आपने जब केंद्र सरकार में, या खासकर जब मोदी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि 12 महीने हम लोग यहाँ पे टूरिज्म करने वाले हैं। भाई हर जगह हर चीज़ का ना, जैसे आई मीन आप भी सोते हो राइट रात को, या रात को भी बिल्कुल। जगे रहते हो, राइट। या भी वही है चलो, ना। अगर रात को जगे भी तो दिन में आप सोते हो ना, बिल्कुल। तो आपको भी तो बिल्कुल। रेस्ट चाहिए। हाँ, तो आप ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हो कि पहाड़ कोई मशीन नहीं है ना, कि आप 24/7 उसको लगा के, मशीन भी ब्रेक डाउन कर जाएगी अगर आपसे लगातार बिल्कुल रुकने का समय लगातार निकल काम जाए, राइट। करेंगे तो उसको भी जो है वो तो सर्विसिंग की जरूरत हाँ, पड़ेगी तो एक टाइम पे। वो जो विजन था ना, मतलब गवर्नमेंट का, कि भाई हम पहाड़ों में 12 मास हम जो है टूरिज्म लाएंगे, तो ये हम उसी का नतीजा भी भुगत रहे हैं, कि अब आप इतना फ्लक्स देख रहे हो। और बिल्कुल। अभी बात सिर्फ अगेन, और ये चीज़ सीजनल नहीं है, अभी थोड़ी सी बर्फ गिरती है कि पूरा का पूरा एनसीआर खत्म खाली होकर
पहाड़ों की तरफ आ जाता है, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, सबसे नज़दीक ही पड़ता है। सड़कें आपने इतनी चौड़ी चौड़ी कर दी हैं, अभी उस पर भी बात करेंगे, तो मतलब रीच आसान हो गई है। गाड़ियाँ लोगों ने EMI में लेकर ये लेकर, और वहाँ दिल्ली और इसके हाल ही हो गया कि वहाँ रहने लायक है नहीं। आई मीन आप विंटर पे रहोगे तो पोल्यूशन है, गर्मी में रहोगे तो गर्मी है, और दुनिया भर की बीमारियाँ हैं। तो आदमी को भी लगता है कि यार कुछ तो 2-4 दिन का समय मिले जब मैं बीवी बच्चों को लेकर या खुद को लेकर खुद जो है किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ थोड़ा सा मतलब इसकी यहाँ की जगह से तो थोड़ा सा एग्जैक्टली मुझे आराम मिले हाँ, वहाँ। हाँ। तो फिर अब जब इस तरह से लोग यहाँ पे आएंगे, कोई भी आएगा, तो फिर मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहाड़ सिर्फ पहाड़ियों के लिए है या फिर कुछ चंदे लोगों के लिए है जो बिल्कुल। अफोर्ड कर सकते हैं। पहाड़ या फिर कोई भी जगह एज अ ह्यूमन जा सकते हैं, अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ लिमिट तो सेट होनी ही चाहिए, और वो पहले होनी चाहिए, राइट। तो अब आप ये भी पूछो कि अगर मान लो अगर हम ऐसे कोई लिमिट सेट करते तो फिर हम उसको कैसे करें। तो फेज वाइज अगर अब ऐसी ये सिचुएशन अब क्रिएट हो गई, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो नए हम जगह खोलना चाहते हैं टूरिज्म के नाम से, नीति वैली की बात हो रही है बीच में। अभी हमारा आदि कैलाश को लेकर है, तो अभी हो रहा है कि नहीं, जब ये नहीं होगा तुम दारमा को खोलेंगे और वहाँ को प्रॉपर करेंगे या मिलम को खोलेंगे। तो आप प्लीज यहाँ के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस अभी पहले ही तैयार करिए, है ना, बिल्कुल कि कितने पासेस निकलेंगे। एक जो है वो एक तरह से जिसको रूल बुक टाइप का हम कह सकते हैं। नहीं सिर्फ रूल बुक जैसे नंबर है ना, फॉर हाँ। एग्जांपल जैसे अगर मान लो केदारनाथ वाले नंबर पकड़ लिया, हम्म, अगर मान लो दारमा का ऐसा नंबर निकलता है कि यहाँ पर डे पे 85 ही लोग जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 50 पास निकले, हाँ आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हो। ये इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो पैसा फेंक सकता है वो उसी को मिले। हाँ आप एक उसके राशनिंग करिए ना, कि मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट उसके बेसिस पे हो, फिर लेकिन वहाँ हाँ। पे या फिर हर एक मिनिमल वो हो, मतलब उसमें पैसे का ना हो, मतलब एक मिनिमल अमाउंट हो, उसी बिल्कुल। के बेसिस पे आपको पास मिलेगा। हाँ तो प्रकृति में जाने रहने उसको महसूस करने का अधिकार हर किसी का, आप किसी को नहीं रोक सकते, बिल्कुल। राइट। लेकिन हाँ, जैसे हर चीज की एक तय सीमा होती है, आपको सीमा का तो वो करना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल क्योंकि आपको खुद दिक्कत एक होगी। कैपेसिटी तो एक मतलब जैसे जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बारे में भी लोगों को भी बताना पड़ेगा और लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा और इसको जो है वो फेज वाइज कीजिए, एकदम नहीं तो जैसे आपने जो है वो 12 मास वाला जो एकदम से बताया कि आपने कर तो दिया, लेकिन अगर आप उसको फेज वाइज भी करते कि भाई 12 मास में से सभी जगह 12 मास नहीं होना चाहिए ना, जहाँ पर आप उस समय टूरिज्म जो है वो कर सकते हो, जहाँ पर लोगों को शांति मिल सकती है, बस उसी जगह के लिए वो तो महीनों बार जो है वो कर सकते थे। वो तो हमारे ना, आप जब स्क्रिप्चर्स को देखते हैं या जब हम ट्रेडिशनली देखते हैं, भाई बाबा केदारनाथ का जैसे अगर एग्जांपल है, वहाँ यह जितने भी मंदिर देखते हैं वो भी विंटर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ तो रीजन होगा शिफ्ट होने का। बिल्कुल हाँ, उनके बंद होने का भी कुछ तो रीजन होगा ना। ये या जैसे लोग माइग्रेट कर जाते हैं भाई साहब, ऊपर वाले ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में आ जाते हैं। आप चाहते नहीं उन ठंडे इलाकों में फिर भी जाए, आई मीन ऐसा नहीं होता है ना, हर एक चीज को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। बिल्कुल एग्जॉशन होता है, आप खुद रिसेट होने के लिए जब ये छुट्टियां लेकर पहाड़, तो नेचर को भी तो एक स्पेस चाहिए ना, नेचर को भी तो वही है ना कि रिसेट होने का टाइम चाहिए ना। बिल्कुल ये है, आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा वहाँ बर्फ पड़ रही है तो बर्फ के ऊपर भी हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, ये नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा मन्नू भाई साहब, जैसे सरकारें जो हैं वो अक्सर कहती हैं कि जैसे पर्यटन है, टूरिज्म है, उससे रोजगार तो मिलता है, लेकिन जैसे जो ये अनियंत्रित जो पर्यटन है वो क्या भविष्य में, जैसे उत्तराखंड ही है, अगर हम क्योंकि यहीं पर बैठे हैं, तो क्या उत्तराखंड के ये भविष्य को भी नुकसान कर सकता है, जैसे अनियंत्रित पर्यटन जिसकी हम बात कर रहे हैं? कर ही रहा है, भविष्य को नुकसान हो ही रहा है। मतलब लेकिन जैसे 2035 तक जो है उत्तराखंड को भी विकसित उत्तराखंड बनाने की बात हो रही है, तो क्या ये इस अनियंत्रित पर्यटन से क्या हम वो लक्ष्य जो है वो हासिल कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना, आप जैसे आप जहाँ पर्यटन की बात कर रहे हो, उत्तराखंड को अभी आपदा प्रदेश भी मानते हैं। इतनी आपदाएं आती हैं, अभी तो ये सीजन शुरू हो गया अभी मानसून का प्रॉपर, देखो अभी क्या क्या होता है इस महीने, अगले महीने को, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, बट लेकिन अब वो इनोवेटेबल है, क्योंकि जिस तरीके हाँ, से क्योंकि अगर जैसे जो चीजें अभी हो रही हैं उसको अगर एक्सेसिव तरीके से ही किया जाएगा तो फिर वो चीजें तो होनी है ना, आपदा जो है वो आनी है। आई मीन 2013 2013 में जो लोग उतने मरे, उस कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करने का ही तो नतीजा था। ठीक है, बादल फटे, ठीक है, नीचे डैम कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, बहुत सी चीजों ने एक उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ, लेकिन अगर उतने ज्यादा लोग नहीं होते तो वहाँ पे, है ना, कम लोग मरते, राइट, मतलब या मतलब कम उसमें क्षति होती। लेकिन आप ध्यान ही नहीं रखना चाहते हो किसी भी चीज का। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर समय रहते पता भी चल जाएगा कहीं पे बादल फटने वाला है या अतिवृष्टि होने वाली है, लेकिन अगर वहाँ पे लाखों लोग फंसे हैं, आप कैसे निकालोगे, कैसे कर लोगे उन सब चीजों को, राइट। आज इवैक्यूएट भी अगर करेंगे ना, तो भी उसमें टाइम तो लगेगा, राइट। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि हम विकसित हो जाएंगे, अरे भाई साहब, जब अभी जैसे फॉर एग्जांपल पिथौरागढ़ के अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ टूरिज्म की लोग बात करते हैं,
यहाँ लोकल्स के पीने के लिए पानी नहीं है, आप बाहर वालों को क्या पानी पिलाओगे? अभी नहीं है पानी, बिल्कुल। राइट? इस समय भी अगर हम हाँ। पानी की बात करें 3 दिन में एक बार आ रहा है कहीं, हाँ, हाँ, और आ भी रहा है तो वो नल का पानी आप पी नहीं सकते हो। बिल्कुल। मतलब अभी तो ये हो गया, मैं अक्सर ये बात डिस्कस करता हूँ कि क्योंकि हम पानी का बिल दे रहे थे, तो कहाँ तो हमारी मांग ये होती कि क्योंकि मैंने पानी का पूरा बिल समय पे दिया है, तो आप मुझे साफ पानी दें, मेरे घर में फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, आप पानी इस लायक होना चाहिए कि मैं पी सकूँ सीधे नल से। मैं नहा सकूँ या कर सकूँ। अभी तो लोग इस बारे में खुश होते हैं कि अच्छा वो जो टट्टी वाला पानी हमारे जो नलों में आ रहा है, वो 2 घंटे ज़्यादा आ गया है। हम इस बात पे खुश हो रहे हैं। मतलब बिल्कुल। कहाँ तो आपकी डिमांड 1 होती है कि घंटे की साफ जगह पानी 2 दो। घंटे आ गया तो है। हम उस पे खुश हो रहे हैं कि चलो आज तो पानी आधा घंटा ज़्यादा आ गया। आई मीन आप ये सोचो ना, आपको किस लेवल पे जाके रख दिया गया है सिस्टम द्वारा कि आपको ये भी दे रहे हैं तो आप इसमें खुश रहो, मतलब आप ज़्यादा की डिमांड मत करो ना। बिल्कुल। तो पिथौरागढ़ में जब पानी नहीं है तो आप बाहर वालों को क्या पिलाने वाले हो भाई साहब, राइट? हवा की जैसे बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा आप पिथौरागढ़ या उत्तराखंड में आइए और ये साफ हवा, क्योंकि दिल्ली बर्बाद हो गया, वहाँ की हवा जो है सांस लेने लायक नहीं है। तो आपको पता है कि अभी एक स्टडी में क्या देख रहा था, उसमें 2022-23 की स्टडी है मुनस्यारी की हवा के ऊपर। हवा में बेंजीन है, वहाँ मुनस्यारी सी जगह में जहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, वो सब वेहिकुलर पोल्यूशन है। वो बिल्कुल। जंगलों में लगने वाली आग की वजह से है, वो इंडस्ट्रियल ये जो घरों में जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी वजह से है। और अब बेंजीन मतलब सीधा सीधा कैंसर, तो मतलब आपकी जो खुद की हवा है जो पहाड़ों की, वो ऐसी कोई साफ हवा नहीं है जो आपको लग रहा है कि पहाड़ मतलब बहुत साफ हवा। जब यहाँ पे बिल्कुल। जंगलों में आग लगती है तो मैं 110% कह सकता हूँ हम्म, कि यहाँ का AQI दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो जाता खराब है। हो या जाता है। दिवाली के समय में जब, क्योंकि हम वैली में रहते हैं पिथौरागढ़ में, बिल्कुल। तो आप वहाँ दिवाली के दूसरे दिन देखिए चंडाक में जाके हम्म, कैसे वो सारा का सारा नीचे बैठे रहता है स्मॉग। अब दिक्कत वो है ना, आपको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, कोई उस पर डेटा देने वाला नहीं है। लेकिन अगर डेटा नहीं भी दूं तो आप उस समय नहीं देखते हो कि जो अगर आपके घर में किसी को अस्थमा होता है, बिल्कुल। आपकी आंखें जलने लगती हैं, क्या हालत होती है उस समय हम लोगों की, है ना? अभी मार्च में मतलब 3-4 पूरे 1 हफ्ते तक जो है ऐसा मतलब वो हवा हो गई थी पूरे पिथौरागढ़ में। फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, मतलब क्योंकि विजिबिलिटी जो थी वो मुश्किल से, जंगलों में आग की वजह नहीं से। नहीं आग की वजह से नहीं थी वो, हालांकि लोगों को लग रहा था, लेकिन वो एक्चुअली था ये कि जो यूपी और जो नीचे का जो स्मॉग वगैरह था, अच्छा। ओट के यहाँ फंस गया था। और जो विंड की जो उस समय जो स्पीड थी बहुत ही मिनिमम थी, या अच्छा, बिल्कुल स्टिल थी। उड़ा के नहीं हाँ ले जा हाँ, सकी तो उसको। अटक गया था पूरे वैली में हमारे, तो इस वजह से मतलब 4-5 दिन, और मेरी उस समय मैं भी दिल्ली में फंसा रह गया था क्योंकि फ्लाइट नहीं चल पाई थी उस दिन, बिल्कुल। और मुझे इमरजेंसी में आना था। तो कहने का मतलब है कि अब सोचो पिथौरागढ़ ऐसी जगह में जहाँ हम कहते हैं कि यार दूर से हिमालय दिख जाता है, ये आई मीन ये सब चीज़ें अब रेयर चीज़ हो गई है ना? बिल्कुल। एक टाइम था जब यहाँ से मैंने खुद जो है वो वरदानी मंदिर से पंचाचूली की बहुत अच्छी फोटो ली है। 12 महीने देखी है, और बिल्कुल। अब ये सिर्फ होता है कि नवंबर के बाद आपको दिख गया तो दिख गया, नहीं तो उससे पहले हाँ। कोई चांस नहीं है कि आप कभी हिमालय कभी देख जैसे सकें। आसमान साफ हुआ तो दिख गया, हाँ, हाँ, नहीं तो अगर हम देखते हैं तो धुंध ही दिखाई देती है बिल्कुल। दूर तक। या जब आप कभी रात को आसमान देखें तो पहले मतलब वो बिल्कुल एक तारा देख लेना, तारा दिखाई साफ, देता जो था। मतलब एक विजिबिलिटी होती है ना, बिल्कुल। नहीं खत्म हो गई है पहाड़ों की भी ना। आज हमें अगर देखने को तारे मिल जाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है फिर ये, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है, इसका मतलब ये है। तो ये सब जो आप टूरिज्म कह रहे हो, तो मतलब जब हमने अभी का इतना कर दिया, तो जो आप विकसित उत्तराखंड की बात कर रहे हो 35-30 में, बिल्कुल। उसमें क्या हाल होंगे मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि अगर हम बात करें ना तो आज से 10 साल पहले जो हम पिथौरागढ़ देखते थे, जब हम मान लिया जाए स्कूल की छुट्टियों में अगर हम कभी पिथौरागढ़ आते थे पहले, तो वो एक स्थिति अलग थी। आज क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जनसंख्या बढ़ती है तो गाड़ियां भी बढ़ती हैं, गाड़ियां बढ़ती हैं तो पॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ता ही है। लेकिन उसको रोकने की बजाय हम लोग जो हैं वो एक तरह से जो आसपास का जो हमारा पर्यावरण है या हवा है उसको और खराब करने पे तुले हुए हैं। हाँ, क्योंकि वो है ना, बेसिक जो मेंटल सेटअप होता है हम लोगों का, वो ये होता है कि यार कुछ तो सोल्यूशन होगा ही, मतलब अगर हम लोगों ने पानी खत्म भी कर दिया पिथौरागढ़ में तो कहीं से तो आ ही जाएगा। हाँ। कोई योजना तो चल ही रही भाई है, सरकार वहाँ तो से करेगी वाली बात है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ। आई मीन लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई मीन हम इसलिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता क्योंकि इसी पृथ्वी में मतलब हमारे रहते रहते आप लोगों ने देख लिया कि केप टाउन पानी खत्म हो गया था, बिल्कुल। चेन्नई पानी खत्म हो चुका था एक बार, बेंगलोर में ऐसा हो चुका है, आपके शिमला में उसी साल हुआ था, और लोगों ने टूरिस्ट को वापस भेजना शुरू कर दिया था, कैंसिल करके हमारे यहाँ आता क्योंकि होटल में पानी नहीं। पानी नहीं। तो भाई डे जीरो जैसी चीजें इसी पृथ्वी में हो चुकी हैं अलग अलग जगहों में, बिल्कुल। पानी और खत्म हो जाता है। और अगर और इसी वहाँ तरह से सरकारें थी, ऐसा हाँ, नहीं हुआ सरकारें थी। अनियंत्रित अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि हो ही जाएगा, लेकिन अरे एक दिल्ली है, मतलब हाँ। सोचो ना, आप हवा की हम बात करते हैं,
दिल्ली में तो कितना है मेरे ख्याल से, अगर दिल्ली की हवा में रहो तो कितना है, शायद 14 या 15 सिगरेट के बराबर माना जाता हाँ है कि हाँ, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कुछ फिगर है कि अगर हम वहाँ की तो भाई दिल्ली की हवा हमने खत्म कर दिया, अब इससे बड़ा क्या फैक्ट लोगे? तो वहाँ तो केंद्र सरकार बैठी हुई है, राज्य बिल्कुल। सरकार बैठी हुई है, तो कहाँ कर रही हूँ आपके वहाँ के लिए कुछ? यमुना उतने समय से खराब पड़ी ये हुई है, कौन कर रहा है ठीक उसको, है ना? उस पर भी कब जो है वो करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, और वो लेकिन आज से नहीं हो रहा है, आज भी हालत और वो वैसी आज है। से नहीं हो रहा है, कई सालों से लगातार यही बिल्कुल। होता रह रहा है। गंगा नदी के ऊपर जो है वो Exactly. नमामि गंगे जो है वो प्रोजेक्ट चला, एग्जैक्टली। तो उस पे भी जो है वो करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। तो और वही वो ना, तो जो हम लोगों के जहन में लेकिन यही रहता है कि अच्छा जंगल में आग लग गई है तो कुछ तो हो ही जाएगा, या फिर पूरा जंगल थोड़ी जल जाएगा, या हो भी गया हाँ तो मेरे घर में थोड़ी आग आ रही है हाँ, ना? यही बात है ना कि जब तक लोगों के अपने घर तक आग नहीं पहुंचेगी तब तक उन्हें जंगल की फिर कोई फिक्र नहीं है। भैया आग लग रही है दूर लगने दो, तो क्या दिक्कत है उससे। तो इसको ना, जो मैंने जो सीखा और समझा वो उसको पॉजिटिव बायसनेस बोलते हैं। पॉजिटिव बायसनेस ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर अगर निगेटिव हो तो लोगों के जहन में रहता है, दो चीज़ें रहती है। एक तो ये रहता है कि अगर कुछ मान लो सब चीज़ खत्म भी हो जाती है तो मैं अकेले थोड़ी भुगतूंगा, सबके साथ होगा, सबके right? साथ होगा। ऐसा वो सोचते हैं, मतलब मेरा ही घर थोड़ी जलेगा, सबका बिल्कुल। जलेगा। दूसरे लोगों को ये हमेशा रहता है जिसे पॉजिटिव बायसनेस कहते हैं कि मतलब नहीं, इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन हो ही जाएगा, हम इंसान हम तो बच ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमसे भी पहले ऐसे हजारों स्पीशीज इस दुनिया में रही हैं जो एक समय बाद खत्म हो गई, और हमें भी खत्म होना है। बिल्कुल। मन्नू भाई साहब, अगला जो है वो मेरा सवाल ये है कि जैसे नैनीताल है, मसूरी है, ऋषिकेश है, या औली की हम बात करें, या फिर अपने पिथौरागढ़ की बात करें, और या फिर जैसे हम 4 धाम यात्रा की जो बात कर रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा जो आप पर्यावरणीय संकट जो आप देखते हैं वो आज आप किसे देखते हैं? जैसे ट्रैफिक है, आप ट्रैफिक को देखते हैं, या प्लास्टिक को देखते हैं, सीवेज का है, या फिर पानी है, या फिर ऐसा है कि अनियोजित जो है वो निर्माण हो रहा है उन क्षेत्रों में। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए संकट अगर कुछ पैदा करेगा तो वो क्या चीज पैदा करेगी? मतलब अब आपने जो बोले तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब इन जगहों के लिए तो अच्छा। खासकर जहाँ पे टूरिज्म है, जहाँ पे इस तरह के जो आपने नाम लिए, जिन जगहों के नाम लिए, नैनीताल, ऋषिकेश, इंक्लूडिंग पिथौरागढ़, ऑल दीज एरियाज। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि पहाड़ों के लिए पहले भी बहुत बड़ी दिक्कत थी और अभी और ज़्यादा नहीं, वो पानी ही है। क्योंकि जैसे पिथौरागढ़ का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ 3 सालों से विंटर्स में खासकर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, ठीक है? और बर्फ़ अगर पड़ी भी है तो इस साल पड़ी तो एक दिन हुआ था वो हल्का सा, राइट? हाँ। जनवरी में। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब अगर आपके पास पहाड़ों में जाड़ों में अगर बारिश और बर्फ़ नहीं है तो फिर आप क्या पानी पिएंगे? वो तो हमारी किसी तरीके से पता नहीं कुछ किस्मत रह गई कि पिछले साल भी मई से लगातार बारिश थी, और इस बार भी मतलब मई ऑनवर्ड्स ठीक ठाक बारिश हो रही है। बारिश हुई है। तो अगर ये बारिश ना होना तो मतलब पता चल जाए कि क्या होता है टूरिज्म करना, या फिर अनियंत्रित सो कॉल्ड विकास करना। तो मेरे लिए जो मेरा मेन है, मुझे लगता है पानी एक बहुत बड़ा इशू होने वाला आने वाले समय। इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि हिमालय खासकर, मतलब हिमालय अब ऐसा होने लग गया है कि न सिर्फ ओम पर्वत जैसी जगह है बल्कि इंटायर हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय जिसे बोलते हैं, काला दिखना लग गया है। और हम आने वाली जनरेशन अब शायद बहुत जल्दी कहने वाले हैं कि बेटा हम लोगों ने ना ये जो हिमालय था वो 12 महीने सफ़ेद देखा है, अभी कुछ महीने दिखता है। तो अब ग्लेशियर में ही अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर जो वहाँ से निकलने वाली नदियाँ रहती हैं वहाँ कहाँ पानी बनने वाला है? बिल्कुल। तो मेन मुझे लगता है पानी है, फिर उससे जुड़ी हुई है तो सारी समस्याएं हैं ही, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो कूड़े को लेकर प्रबंधन को लेकर चीज़ें हों, जंगलों में लगने वाली आग हो, वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं फिर आपस में। अब इसमें क्या है, तो पानी है। इसमें क्या है कि क्या सरकार को जो रेगुलेशन है वो लागू करनी चाहिए। जैसे विदेशों में भी हम देखते हैं वहाँ पर भी लोग जाते हैं, जैसे बाली है, या फिर ऐसे ही कुछ और जो है वो द्वीप हैं, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, या फिर आप यूरोप या फिर अमेरिका में भी लोग घूमने जाते हैं। तो लेकिन वहाँ हमें ऐसी स्थिति का भी अगर आप बताएं कुछ कि क्या हमें ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है? देखिए, अगर जैसे हम बहुत देर से टूरिज्म में बात कर रहे थे तो टूरिज्म को लेकर बहुत सी जगहों में हाल ऐसे ही हो रहे हैं। अच्छा। खासकर यूरोप में, खासकर कई जगहों में, राइट, जहाँ लोग अक्सर टूरिज्म हाई क्लास कह लो उस तरह की टूरिज्म के लिए जाते हैं। जो आप कह रहे हो साउथ ईस्ट एशिया की, जब वियतनाम और इन जगह, यहाँ पे भी एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से बहुत जगहों में हालत ख़राब है। बिल्कुल। ठीक है, खासकर रिसोर्सेज के ऊपर। अच्छा। देखो, आप इसको इस तरीके से भी समझो ना कि जब एक टूरिस्ट जाता है तो वो हॉलीडे करने के लिए जा रहा है, वो कोई ऐसे सस्टेनेबल दिमाग से नहीं जा रहा होता। बिल्कुल, वो फ्री माइंड से जा रहा है। हाँ, तो अगर वो जा रहे हैं तो वो भाई उसे पूल भी चाहिए, राइट, उसको साफ बोतल बंद पानी भी चाहिए, उसे एग्जॉटिक फूड भी चाहिए, वो एक जगह बैठ के तो खाने नहीं वाला है, तो उसको डिस्पोजेबल्स भी चाहिए, तो ऐसी उसकी डिमांड है, राइट। तो उसे फिर गाड़ियाँ भी चाहिए उन जगहों में जाने के लिए, जल्दी जाने के लिए, एक लिमिटेड समय के लिए। हर कोई तो पाँव से ट्रैवल करके नहीं आने वाला पैदल। तो वो सारी जगह एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से ये चीज़ें भुगत रही है ना।
हाँ वो लोग कुछ कुछ जगहों में, लेकिन अब नो टूरिस्ट की बोर्ड भी लगता है, कई लोग मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट ना आए, इस तरह का भी हो रहा है कई जगहों में। हाँ, रेगुलेशन लेकिन तो हाँ, है ना। हाँ, लेकिन ये है कि कई जगहों में, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि वहाँ पे उन लोगों ने कम से कम अपने जो बेसिक्स हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के हाल पूरी दुनिया में एक जैसी बर्बादी लगाई हुई है हमने, ये इतना जरूर मानता हूँ कि वहाँ पे कुछ जगहों में स्ट्रक्चर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी आता है, बिल्कुल। तो अगर टैक्स दे रहा है आदमी तो साफ पानी आ रहा है। हाँ, मतलब पानी आ रहा है लेकिन वो साफ आ रहा है। हाँ, और उसको पी सकते हैं। हाँ। दूसरा, जैसे मैं देखता हूँ कि अगर वहाँ पे हवा का स्टैंडर्ड है, हमारे यहाँ मतलब AQI मतलब 150 और 200 तक ठीक ठाक मानते हैं। यूरोप जैसी जगह में मतलब 15 या 20 AQI में भी इसको एक हैजार्डियस माना जाता है कि अगर हमारा AQI यहाँ तक, तो अपने स्टैंडर्ड्स भी ऐसे रखे हुए हैं और वो फिर उसके ऊपर काम करते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ यही है कि हमारे जो रिसर्च का लेवल भी है वो भी इतना सतही, इतना फिल्स भी है कि मतलब वो ऐसा कोई प्रैक्टिकल उसके मैं देखता नहीं हूँ कि ऐसे कोई यूसेज दिख रहे होते हैं। बिल्कुल। फिर सरकारों को बताने वाले भी लोग नहीं हैं जो कि उनको सही तरीके से गाइड कर सके, क्योंकि उनमें भी वही लोग बैठे हैं ना, हम जैसे लोग बैठे हुए जिनको कुछ अता पता नहीं है, जो विकास के नाम पे सिर्फ सड़कें देखते हैं, विकास के नाम पे एक्सेसिव टूरिज्म या इंडस्ट्रीज ही देखते हैं, है ना। हम ये नहीं देखते हैं कि विकास का मतलब ठहरना भी हो सकता है, कुछ देर के लिए सांस लेना भी हो सकता है। जैसे आप 12 महीने में आप 10 महीने टूरिज्म कर लें, 2 महीने छुट्टी दे दें भाई, तो कम से कम ये होगा कि आसपास की जो चीजें हैं, नेचर है, वो अपने आप को रिकवर करेगी। थोड़ा हवा जो है वो साफ होगी, गाड़ियां कम होंगी, तो हो सकता है कि जो है वो नेचर अपने आप को रिकवर करेगी। तो आप 2 महीने की छुट्टी दे दें या 9 महीने ही करें, 3 महीने जो है वो आप रहने दें। बचाना भी हो सकता है ना चीजें से। फॉर एग्जांपल हर आदमी अपने लिए लाइफ इंश्योरेंसेस रखता है, बिल्कुल, सेविंग्स रखता है। हाँ। तो आप जो आपके जो रिसोर्स है, पानी है, आप उसको सेव करके क्यों नहीं रख रहे हैं आगे की जनरेशन के लिए? जंगल है, आगे की जनरेशन के लिए क्यों नहीं? भूटान कितना अच्छा एग्जांपल है। अगर कोई मुझसे टेम्पलेट पूछे ना कि आप किस तरह का चाहेंगे कि उत्तराखंड में, मैं कहूँ भूटान जैसा। उन्होंने अपने 60-70% जो फॉरेस्ट रिजर्व रख दिए हैं आने वाली जनरेशन के लिए, इसमें कुछ नहीं होगा करके। बिल्कुल, ये ना तो काटे जाएंगे, ना इनमें कोई घर बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डेवलपमेंट, आप इसको डेवलपमेंट नहीं, आप कहोगे नहीं आप डेवलपमेंट के विकास के विरोधी हैं, राइट। हाँ, अच्छा, अगर कोई कुछ जैसे सवाल उठाता है कि भाई पर्यावरण जो है वो नष्ट हो रहा है, या फिर पर्यावरण जो है वो अब पहले जैसा नहीं रह रहा है, तो फिर ये बात आती है कि भाई आप विकास ही नहीं चाहते हो। एक तरफ आप कहते हो कि विकास भी करना है। आई विल क्विकली पुट अ पॉइंट, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हुआ क्या ना, अभी जब ये ऑल वेदर रोड बन रही थी, इसको लेकर मेरा एक रिपोर्ट मैंने लिखा था। एंड आई रिमेंबर एक फेसबुक पेज पे वो गया था वो ले, और मुझे कितनी गालियां पड़ी थी कि ये आदमी विकास नहीं चाहता। एकमात्र चीज तो पिथौरागढ़ के लिए अच्छी हो रही थी, इसमें भी इन लोगों को इश्यूज आते हैं और ये वो सारी चीज ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ना सिंपल एक पूछना है लोगों से कि पिथौरागढ़ में ना 1960-62 के अंदर रोड आ गई थी, विकास अभी तक क्यों नहीं आया? फिर पिथौरागढ़ शहर की बात कर रहा हूँ, अभी भी पिथौरागढ़ में पीलिया का इलाज, नॉर्मल बुखार का इलाज, सर्दी जुकाम तक का अगर थोड़ा बिगड़ जाए, निमोनिया का इलाज यहाँ संभव नहीं है। यू आर रिफर्ड टू हल्द्वानी, दिल्ली के लिए, राइट। तो क्यों नहीं हुआ फिर अभी तक विकास? अभी तक क्यों नहीं आया? अगर विकास का सिर्फ सड़क आना होता है क्या? बाकी अगर हम 1960 की बात छोड़ दें, अभी उत्तराखंड बने हुए 26 साल हो चुके हैं, और कितना समय चाहिए? बिल्कुल, और सड़क नहीं आई है क्या? चलो अब तो इतनी चौड़ी सड़क आ गई है, ऑल वेदर रोड हो चुकी, अब क्यों नहीं आ रहे? अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं आना चाहता, अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे पहाड़ों में नहीं है, वो नहीं है ना। या आप स्कूल की एजुकेशन की बात कर लेते हैं, चलिए अभी क्या आप कह रहे हैं ना पिथौरागढ़ में एजुकेशन फिर भी ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई, अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, उसकी 5 या 6 हज़ार, 12th में 5 या 6 हज़ार रुपये उसकी मंथली फीस है। वो फिर ट्यूशन भी पढ़ता है स्कूल जाने के बावजूद, हर बच्चा जाता है आजकल। 2 से 3 हज़ार उसकी फीस है, 2-3 सब्जेक्ट की। बस की फीस 1 से 1.5 हज़ार रुपये, और फिर हर महीने का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो 12-13 हज़ार रुपये अफोर्ड कर पा रहे हैं आप? एक 2 बच्चे के साथ तो शायद 30-35 हज़ार हो जाता है। बिल्कुल। तो कहाँ हो रहा है विकास फिर? और स्कूल जितने सरकारी बंद होते जा रहे हैं, जहाँ क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो ये यही है ना, एक जो हम विकास की जो परिभाषा है वो डेफिनेशन जो है वो उसको गलत समझ बैठे हैं, वो नंबर्स में नहीं होता। कि सिर्फ जो लोकल हैं या फिर स्थानीय लोग हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम अगर टूरिज्म से पैसा कमाने की बात करें तो सिर्फ लोकल लोग ही कमा रहे हैं। कई लोगों ने तो बाहर से आके यहाँ होटल खोल रखे हैं। तो जो लोकल लोग हैं, क्या उन्हें सिर्फ यही है ना कि एक डेफिनेशन की पैसा कमाने को ही क्या हम विकास मान रहे हैं? क्या हमें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो है वो चिकित्सा से कोई लेना देना? मेडिकल फैसिलिटी 26 साल के बाद आज भी हम जो है वो वही बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, पिथौरागढ़ में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। बहुत दूर की बात होगी, जनरल फिजिशियन ढंग के कहाँ है? ये है, तो यही बात है ना। अच्छा, इसमें जैसे पहाड़ों में लगातार जैसे चौड़ी सड़कें या होटल या फिर रिजॉर्ट जो बना रहे हैं हम, तो क्या ये भविष्य में अभी जैसे आपदाएं तो हम अभी देखते ही, हो सकता है ये छोटी आपदाएं हो रही हूँ, और अगर हम ऐसे ही चौड़ी सड़कें
हिमालय की ओर भी हम जो है वो 4 लेन हाईवे या फिर 6 लेन हाईवे अगर बनाते हैं तो क्या इससे भी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिल सकती हैं अभी जैसे हमें मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट इन्हीं की वजह से ही है वो सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे हमने इस पॉडकास्ट के शुरू में डिस्कस किया था कि हिमालय इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। हर चीज़ हर जगह नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब है कि जो चौड़ी सड़कें जो आपको हाईवेज दिख रहे हैं, हाँ। आपको लग रहा है जो जयपुर या मुंबई में जो है वही हम पहाड़ों में बना दें, संभव नहीं है। बिल्कुल। जैसे आपको इसका एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ऑल वेदर जब हम सड़क बोलते हैं, भाई मैं जितनी दुनिया घुमा हूँ, जहाँ तक मैंने ऑल वेदर सड़कें देखी हैं भारत के अलावा, मतलब हिमालय में बनने वाली ऑल वेदर सो कॉल्ड सड़कों के अलावा, हर जगह पे ना पेड़ लगा के ऑल वेदर बनाया जाता है कि वहाँ जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे उतना भूस्खलन कम होगा, ठीक है। ये मात्र हमारा हवा जो है वो ठीक रहेगी। ये हमारा मात्र राज्य है जहाँ पेड़ काट के उसको हम लोग ऑल वेदर बनाते हैं। और बिल्कुल जो जैसे हम अगर इसी ऑल वेदर रोड की बात करें तो बिल्कुल दुर्दशा टाइप की नहीं हो गई है। स्वाला में जो स्थिति है वो कितने सालों से वैसी ही स्थिति है। दूसरी बात, आपने अपने कॉमन सेंस को पता नहीं कहाँ तिलांजलि दी थी। मतलब स्वाला का अगर मेरे ख्याल से उत्तराखंड में जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हर कोई गुजरता है और शायद हर कोई जिसमें थोड़ा कॉमन सेंस, वही बोला यार सीधा बैली ब्रिज बना दीजिए ना साइड से, वो उतना ना लगा के भी नहीं रुकने वाला है। वो कुछ ऐसे लैंडस्लाइड होते हैं जो अनट्रीटेबल होते हैं। बिल्कुल। मेरा कुछ काम रहा है इस पे, तो स्वाला कुछ जैसी जगह जहाँ नहीं कर सकते आप उसको ट्रीट, तो आपका कोई भी बोलेगा आप सिंपल से ब्रिज पे काम करिए या फिर ऑल्टरनेटिव सड़क के ऊपर काम करिए, लेकिन आपको उसी पे करना है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ फिर पूरी इकोनॉमिक्स चलती है उसके पीछे, है ना, किसका फायदा किसका नुकसान है, सारी चीजें। अब जैसे आपने वो जो बात कही कि जो जैसे हम बजरी का ही जो है वो एक ढेर देख लें, तो अगर हम उसको खोदेंगे नीचे से तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा। आप कितना ही खोद लें उसको, वो आना नीचे ही है। बिल्कुल, तो पूरा भुरभुरा है वो। आप चाहे कितनी ही बड़ी दीवार बना लें वहां पर, हाँ, होना वही है आखिरकार। आज नहीं होगा, वो इकट्ठा होता रहेगा और एक दिन जो है वो पूरा आएगा फिर नीचे की ओर। ये है। तो आप जो कह रहे हो बड़े बड़े, तो हर चीज हर जगह नहीं हो सकती है। बिल्कुल। कि आप कह रहे हो कि बड़ी सड़कें भी हो जाएं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी सेट हो जाएं और इतना बड़ा टूरिज्म का बोझ भी इसके ऊपर आ जाए, नहीं हो सकता ये सारी चीजें ना। बिल्कुल। अब जैसे मान लिया जाए कि हम जैसे पर्यटन जो बढ़ाना चाह रहे हैं या सरकार जो है वो बढ़ाना चाह रही है, तो उसमें क्या इस बढ़ाने की जो दौड़ है, इसमें हम जो जंगल हैं या फिर जो हमारे जल स्रोत हैं या फिर हमारी जो जैव विविधताएं वो हम खोते जा रहे हैं इसमें। बिल्कुल खोते क्या, खत्म ही कर दिया हम लोगों ने। जैसे हम देख रहे हैं कि एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से कई जगहों पे इतना कूड़ा आ गया है कि जो जंगली जानवर हैं वो प्लास्टिक खा रहे हैं। हाँ। जो चिड़ियाएं हैं कई जगहों पे वो उस प्लास्टिक से घोंसला, अखबारों में ही जो है वो न्यूज आई है कि जो भालू हैं वो जंगल से निकल के जो है कूड़े में अपना जो है वो खाना ढूंढ रहे हैं। वो सारी चीजें हैं। प्लस नेगेटिव इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं ना कि आई मीन जैसे एवरेस्ट का हाल हुआ है ना, जैसे एवरेस्ट में भी ने भी यही अनफॉर्चुनेट चीज भुगती। एवरेस्ट भी दुनिया का सबसे ऊंचा कूड़ा घर है, वहाँ इतना कूड़ा है ना, वहाँ इतना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कभी बायोडिग्रेड नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना कम रहता है। वहाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ज्यादा पड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे केदारनाथ की बात हो गई है, ओम पर्वत की बात हो गई। अब जब इतनी ठंडी जगहों में जाके जो सो कॉल्ड चलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात हम ये बोलते हैं ना, बोतल उठा के हम लेके अच्छा जो वेस्ट वहाँ ह्यूमन वेस्ट जो जनरेट हुआ उसका क्या करने वाले हैं आप? वो तो सड़ने नहीं वाला है एकदम से, ठंडा है वहाँ एकदम से। और उल्टा वहां से हमारे पानी के स्रोत निकल रहे, सारा वो आपको फ्लश वाला चाहिए। बिल्कुल, फ्लश वाले टॉयलेट चाहिए, वो सारा का सारा आपके उस पे जा रहा है, नदी नालों में जा रहा है, जिनको आप सो कॉल्ड पवित्र मानते हैं और ये सब कुछ मानते हैं, है ना। बिल्कुल। तो इवन जब मैं एक बार दारमा में था, मुझसे किसी ने पूछा था कि यहाँ के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, बट आई हैड सजेस्टेड कि मैंने कहा दारमा के लिए सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए, मैं उस समय वही उसी वैली में गया था, ड्राई टॉयलेट्स जो लद्दाख वगैरह में होते हैं, जो पानी नहीं पड़ता है। तो लेकिन अभी आप जाओ दारमा में या वहाँ के सारे होम स्टेज में वो फ्लश वाले टॉयलेट है, और वो जो पानी जो होता है वो गायब हो जाता है क्या कहीं, उस साइड में कहीं किसी गाड़ गधेरे में निकल रहा होता है वो। बिल्कुल, जो अब मान लिया जाए जैसे हम सीवर ही अगर लगा भी देंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, और वो आखिरकार जाना उन्हीं नदियों में है। हम दारमा की बात कर रहे होते तो हम बेस कैंप की बात कर रहे होते हैं पंचचूली के, राइट। अगर हम इधर की बात कर रहे होते हैं ओम पर्वत, तो हम काली नदी जहाँ से निकलती है लिम्पियाधुरा, उन जगहों की बात कर रहे होते हैं। तो सब आप जड़ से लंका लगाने वाली बात जैसे बोलते हैं ना, वहां से खत्म करने। बिल्कुल, आपने ये जो काली नदी का नाम लिया, जैसे हम जो है वो झूलाघाट में देखते थे, तो एक टाइम था जब उसका पानी जो है वो नीला टाइप का दिखाई देता था, हरा टाइप का दिखाई देता था। आज हम जो देखते हैं ना कि उसमें मतलब वो हरा टाइप का या फिर बहुत कम रह गया है, या फिर नीलापन जो पानी का होता है वो बहुत कम रह गया, एक तरह से भूरा पानी होता जा रहा है बस। तो उसका रीजन वही ना, जो आपने ऊपर सड़कें काटी हैं, उसका जो मलबा है, बिल्कुल वो मलबा इतना निकल रहा है कि मतलब वो सारा का सारा नदियों का रंग उसने बदल दिया। अब वो हरा रंग और या फिर जो नीला रंग अगर हम कहें तो वो हमें बहुत कम मतलब रेयरली है देखने को मिल रहा है, क्योंकि मलबा है ना। बिल्कुल।
हर इस पे आप डिटेल में बात करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि जब पानी का रंग बदलता है तो उससे वहाँ की जो फिश फौना है, यहाँ की जो मछलियाँ हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, खैर उस पर हम ये है। कर सकते हैं। अच्छा, जैसे उत्तराखंड सरकार के लिए या फिर उत्तराखंड के लिए ही हम बात करें तो क्या हमें क्वांटिटी, अगर टूरिज्म की जगह अगर हम क्वालिटी टूरिज्म की अगर हम बात करें या क्वालिटी टूरिज्म को आगे रखें, तो आपके अनुसार आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपके अनुसार इसका क्या मतलब होगा कि क्वांटिटी की जगह हम क्वालिटी को ध्यान में रखें? देखिए, जब मैं इसको थोड़ा सा डिफर करूंगा, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो फिर अक्सर लोग उसमें ही आ जाते हैं कि अच्छा हम 20 पास जारी करेंगे, ये जो खरीद सका उसकी कैटेगरी होंगी, राइट। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं पे भी मतलब क्वालिटी जैसा कोई चीज़ नहीं होता, नंबर पे जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, कि इतने ही लोग आएंगे और सबको हम बराबर तरह से ट्रीट होगा। हाँ, वो ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ना, इसको मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीच में अंडमान में था, तो एक बीच में मैं गया, तो ये बीच में जैसे ही घुसा तो वो एशिया का नंबर 1 बीच बोलते हैं सुंदरता में। तो जैसे ही घुसा तो वहाँ पे देखा तो 25-30 इंडियन टूरिस्ट हम लोग थे, हमारे इंडिया से हम लोग थे, और कोई वहाँ कुरकुरे का पैकेट उछाल रहा है, कोई जोर से म्यूजिक लगा है, वो सारी चीजें थी, राइट। और जैसे ही फिर मैं लेफ्ट हुआ तो थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे कुछ फिर विदेशी लोग थे, वो लोग वहाँ पे पानी में नहा रहे थे, 4-5 ही लोग थे वहाँ पे। और वहाँ से ताज का रेस्टोरेंट का भी शायद कुछ एरिया था जो भी था। तो मैं जब वापस आया तो मुझसे ही उम्मीद की गई कि मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि वहाँ पे, मतलब मुझसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा बीच और सारी चीज़ें। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था बात की क्वालिटी टूरिज्म हो कि लोग कम आए और पैसा ज़्यादा मिले। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब देखिए, मैं मानता हूँ कि वो दिखने में ज़रूर था कि वहाँ पे 50-60 ही जो है इंडियन टूरिस्ट थे, मतलब इंडिया से लोग थे हम लोग, और हम लोग अपनी तरह की गंदगी वहाँ पे फैला रहे थे, राइट। बट सेइंग दिस, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने 4-5 फिरंग आगे देखे थे, जो फिरंगी थे, जो विदेश के जो लोग थे, विदेशी थे, वो बहुत सस्टेनेबल हो जाते। रीजन कि देखिए, जब वो विदेशी आया होगा ना भारत में, वो कैसे आओगे, एसी की उसमें बैठ कर आया होगा, एसी का उसने अलग से वो रखा होगा, एंड बोट से भी उसी तरीके से, क्योंकि वो झेल नहीं पा रहा होगा। फिर वो कहाँ रह रहा होगा, वो एक 5 स्टार होटल में रह रहा होगा। 5 स्टार अगर में है तो उसे स्विमिंग पूल भी चाहिए, फिर उसे बाथरूम में भी पानी चाहिए, फिर उसे एक्सोटिक फूड भी चाहिए। तो कहाँ से ग्रीन हो गया, वो कहाँ से क्वालिटी हो गया, मतलब उसका इम्पैक्ट भी तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना, कंपेयर टू इंडियन टूरिस्ट जो मतलब किसी तरीके से एडजस्ट करते हुए मतलब 4-5 लोग एक गाड़ी में आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो कुरकुरे का पैकेट फैला रहे हैं, या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन फैला रहे हैं, या फिर वो एक तरह का वो दिखने में बड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, उससे जैसे आप कह रहे हैं ना, तो उससे कम से कम ये है ना कि जो छोटे जो होटल वाले हैं उनका भी तो घर चल रहा है ना। नहीं, चल तो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई इसमें ना दूसरा धुला हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं कि इंडियंस को या हम लोगों को नहीं सुधरना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम अच्छे हैं कि हम वहाँ पे कुरकुरे का पैकेट फैलाते हैं या फिर हम गंदगी फैला रहे हैं तो हम कम। वो देखिए, जो एक फिरंगे आ रहा है जो मतलब बिल्कुल एक उसमें सनस्क्रीन लगा के एसी में बैठ के आ रहा है, तो इससे ना वो कोई ग्रीन नहीं हो जाता है, बिल्कुल, राइट। बट एट द सेम टाइम जो इंडियंस है, वो जो जिस भी तरीके का उनका इम्पैक्ट है, तो उससे हम भी ग्रीन नहीं हो जाते। सुधरने की जरूरत दोनों ही पक्षों में, दोनों ही तरीके से है। बट जब वही मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब हम क्वालिटी की बात करें तो अक्सर हम क्वालिटी में ऐसा सोचने लग जाते हैं कि कम लोग आए और उनसे ज्यादा पैसा ले, राइट। कि जैसे फिर विदेशी लोग आए, उनसे ज्यादा पैसा मिल जाए, और कम ही लोग आए, मतलब उनसे डॉलर्स में मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट भी उतना ही होता है किसी रिसोर्स के ऊपर, बिल्कुल, है ना। अगेन सेइंग दिस डज नॉट मीन, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हर बंदा ऐसा आता है। कई लोग बहुत जागरूक होते हैं और वो बहुत अच्छी चीजें देकर जाते हैं, सिखा के जाते हैं। लेकिन अब एक तरह से हम वही मान सकते हैं ना कि जिनके जैसे मान लीजिए कोई जापान से आ रहा है, अब वहाँ जो है वो सफाई को बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू देते हैं, तो हो सकता है कि हाँ भाई वो लोग आए तो वो इस तरह से काम करें। कहीं पे भी आने की जो अधिकार है हर किसी को है। हम दोनों यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, दुनिया का हर आदमी आ सकता है, बिल्कुल। बट हाँ, आपके कुछ नियम कायदे कानून है जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल। वो चाहे लेकिन वो है कि वो बनाए जाने चाहिए और वो लागू किए जाने चाहिए, ये है। और वो हर किसी के लिए हो, जैसे मतलब इंडियन भी जा रहा है तो उसके लिए भी होना चाहिए, और कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसके लिए भी होना चाहिए, या उसमें कोई छूट नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और सबको समझने की जरूरत ये है कि मतलब जस्ट बिकॉज मैं पैसे देकर कुछ खरीद सकता हूँ तो डज नॉट मीन कि मैं यहाँ पे किसी भी सीजन में आके बैठ सकता हूँ। अगर यहाँ पे सीमाएं तय है कि हमें 20 ही लोग आ सकते हैं तो ठीक है, उतने ही आएंगे, है ना, भले आपके ज्यादा पैसा हो या आपके पैसा ना हो, इससे मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब ये जो हम ग्लेशियर की बात कर रहे थे, ग्लेशियर पिघलना है, या फिर जैसे हम बारिश कह रहे हैं, जिस समय गर्मी पड़नी चाहिए थी उस समय भी बारिश हो रही है, अनियमित बारिश हो रही है एक तरह से, बादल फटना है, इन घटनाओं में हम क्लाइमेट जो चेंज की जो भूमिका है उसको कैसे देखते हैं, और इसमें जो मानव की जो गतिविधि है, मतलब ह्यूमन जो एक तरह से इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो वो आप कितना देखते हैं?
देखिए होने के लिए ये आपने जो टॉपिक किया ना, इस पे अलग से पॉडकास्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि देखिए क्लाइमेट चेंज तो ना हमेशा होता रहेगा, चेंज जो है ना वो हमेशा होगा। हाँ ओनली थिंग है ना, मैं इसको अगर आप समझ सक रहे हैं तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, जो हमने जो किया, मैंने जो किया, हम सब ने मिलकर जो किया, बस ये क्या, जो रेट ऑफ चेंज है उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसको हमने तेज कर दिया। बिल्कुल। आई मीन अगर ह्यूमंस का एक्सटिंक्शन यानी कि हमें इस दुनिया में खत्म होने के लिए अगर मान लीजिए कि नेचर की जो डेट है वो 100 साल बाद है, तो हम लोगों ने अपनी हरकतों से उसको 20-30 साल या अभी पहुंचा दिया, पहले कर दिया है। नहीं 20-30 मतलब हमने 80 साल गायब कर दिया। अच्छा। अनदर 20-30 ईयर्स में खत्म होने वाली स्थिति कर दी अपने। ये वैसा ही है कि मतलब मुझे 100 साल में अब अगर मैं सब हाँ। ठीक से रहता, शायद मैं 80 साल या 90 साल जीता, लेकिन क्योंकि मेरी हरकतें ठीक नहीं थी, मैंने इतने ज़्यादा व्यसन करे, तो मैं 30-35 साल में मर गया। तो यही चीज़ हम अपने नेचर के साथ कर रहे हैं। तो आप जो क्लाइमेट चेंज कह रहे हो वो तो इनएविटेबल होगा ही होगा, मतलब लगातार हो रहा है। नहीं वो तो होगा ही। आई मीन ऐसा नहीं है कि ये धरती में कभी आइस एज आई नहीं इससे पहले, या कि फिर यहाँ पे तापमान में बदलाव आई नहीं। ओनली थिंग जो हम लोगों ने किया है, जो सिर्फ चीज हम द्वारा हमसे हो गया, तेज कर दिया है, जो शायद 100 साल बाद होता, वो हमने अगले 10 सालों में या अभी के लिए कर दिया उसे। बिल्कुल बिल्कुल यही है। हाँ, मतलब वही बात है कि हमने जो है वो एक तरह से उसको तेज कर दिया। अपनी जो गतिविधि है, मान लिया जाए जैसे पेड़ ही काटना है, या फिर जो है वो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक्सेसिव टूरिज्म है, मतलब पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन जो क्लाइमेट है उसकी हम क्या हालत कर रहे हैं, या फिर जो हमारी जो अगली आने वाली जनरेशन है, जैसे हमारे बच्चे हैं जो आगे आएंगे, तो उनके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं कि जो क्लाइमेट है उसमें प्लेन्स की तरह होता जा रहा है। पहाड़ भी जो है वो अब आज के ही अगर हम गर्मी की बात करें तो आज जो है वो मेरे ख्याल से तो 100 में से 80 लोग यही बोल रहे होंगे कि ये प्लेन्स की तरह ही गर्मी हो रही है एकदम। बिल्कुल ये है। तो वो हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो अब इसमें एक और बात जो मैं पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा हम जो है वो एनवायरनमेंट से हटके थोड़ा सा स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं। क्या जैसे जो पर्यटन है उससे वास्तव में स्थानीय लोगों की आय जो मतलब इनकम है वो बढ़ रही है, और या फिर सबसे अधिक लाभ जो है वो बाहरी निवेशक, जो एक तरह से हम कभी कभी हमारे सुनने में भी आता है कि लोकल लोगों को उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना लोग जो है वो बाहर से आके यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, और बड़े होटल व्यवसायियों को मिल रहा है, मतलब इसका फायदा, पर्यटन का जो असली फायदा है। भाई मैं तो इसको बहुत सिंपल मानता हूँ, जो मेहनत, मतलब अगर जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरे को तो ये दिखता है, जो मेहनत करेगा वो पैसा कमाएगा। बिल्कुल, चाहे वो बाहर का हो या लोकल का हो। और जहाँ तक बात ये है कि क्या टूरिज्म से पैसा बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन ये बिल्कुल मैं वैसा ही मानता हूँ कि जैसे मतलब ये अनफॉर्चुनेट मानता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, 2003 में 2001 या 2 में मुझे पहली बार कीड़ा जड़ी के बारे में पता चला था। 2001-2 की बात कर। अच्छा। और 2003 में मैं उस कीड़ा जड़ी के सर्च करने के लिए चितलाकोट गया था, डॉक्टर CS नेगी के साथ, जो DRL में थे, जो डिबेयर करके जो पंडा फार्म है, अच्छा। साइंटिस्ट थे, उनके साथ गए थे। उस समय से मैं कीड़ा जड़ी को फॉलो कर रहा था और देख रहा था कि उसने कैसे फिर पूरे हिमालय की इकोनॉमी को बदला। तो वहाँ पे मतलब वो इंसिडेंट बताऊंगा तो आप भौचक्के रह जाएंगे, किस लेवल का लोगों ने पैसा कमाया कीड़ा जड़ी से एक समय में। बिल्कुल। लेकिन जहाँ वो पैसा कमाया वहाँ से पूरा उच्च हिमालय क्षेत्र बर्बाद भी उतना ही हुआ है। आई मीन जिन जगहों में लोग नंगे पाँव जाते थे वहाँ टेंट लगने शुरू हुए, आग लगनी शुरू हुई, एक मतलब वहाँ भी जो सामाजिक समन्वय था, लोगों के बीच में जो प्यार था वो खत्म होना शुरू हुआ, मर्डर्स हुए वहाँ पे कई, उसी के कारण, उस कारण पैसे के वजह से और सो कॉल्ड डेवलपमेंट की वजह से कि अच्छा आर्थिक स्थिति बेहतर हुई करके ना। और ऐसा नहीं जो उससे रिवर्स माइग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन वो फ्लक्चुएट हुआ। फ्लक्चुएट कैसे कि जब वो कीड़ा जड़ी का सीजन तभी लोग कुछ आए, इवन कई ऐसे फौजी मैं जानता हूँ तो छुट्टी लेकर उस समय में कीड़ा जड़ी निकालना है, तो पहले कीड़ा जड़ी ने उस क्षेत्र को बर्बाद किया, उस तरह से ऊपर के इलाकों को, ठीक। और अब जो टूरिज्म है मेरे को लग रहा है उसने नीचे की जगहों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है, जैसे जहाँ पे बुग्याल हैं या फिर जहाँ पे कि मतलब शहर हैं, जैसे धारचूला है, हमारा शहर पिथौरागढ़ है, इससे लगे हुए इलाके हैं, क्योंकि अब और से लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना। अब आदमी जब पैसा कमाता है तो फिर वो ये थोड़ी देख रहा होता है कि उसको कितना पानी उसमें लग रहा है या फिर कितनी लाइट लग रही है, ये खांसी, इतना सोचता नहीं ना आदमी को ये लगता है इससे मेरे को कितना पैसा कमाना है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, उससे कैसे कमाना है। अब ये इन चीज़ों के पीछे मेहनत है, अब जो जितनी मेहनत करेगा चाहे बाहरी हो या फिर वो कमाएगा, है ना। बिल्कुल। तो यही है कि जितना जो इन्वेस्टमेंट करता है तो ऑब्वियसली बात है कि उतना ही वो मेहनत भी करेगा। भैया जो इन्वेस्टमेंट करिए कम से कम वो तो निकले ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी आदमी अगर जैसे मान लिया जाए पैसा लगा रहा है, चाहे वो लोकल ही हो या फिर बाहर का ही हो, तो वो पैसा कमाने के लिए ही लगा रहा है। और जहाँ तक मैं इस फिलोसफी को बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि बाहर का, क्योंकि हर कोई
कहीं ना कहीं किसी न किसी में बाहर का ही था, चाहे वो हिमालय के लिए हो, चाहे वो भारत के लिए हो, कहीं के लिए भी हो। हाँ आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ का नेटिव हूँ, हाँ, हर हम कोई कहीं यही से कहीं से है ना। हाँ तो जिसको यहाँ के लिए ठीक लग गया फिर वो बस गया यहाँ पे। बिल्कुल अब बस बात ये है कि लेकिन हाँ, कई बार क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किन जगहों पे कैसे रहना चाहिए, तो बाहर वाला आदमी कह लो या फिर जो पहली पहली बार यहाँ आया है, हाँ वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए फिर वो कुछ भी करेगा, है ना। हाँ बिल्कुल लेकिन चीज़ें हाथ से निकल गई है ना, जैसे मुक्तेश्वर में भी बहुत से मैं उनको देख रहा हूँ, और उनके वहाँ पानी नहीं है मुक्तेश्वर में, जहाँ खूब टूरिज्म होता है, आते हैं लोग। यहाँ पर भी कई इलाके हैं, जैसे अभी मुनस्यारी की अगर हम बात करें, उसका भी अखबार में आया था कि कई दिनों से जो है वो पानी नहीं आया है, या फिर कहीं से और से पाइप लगा के वो लोग पानी का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे वो चंपावत का ही एक जो है वो इलाका, उसकी भी एक खबर आई थी कि वहाँ पर भी जो है वो पानी का जो है वो अकाल पड़ा हुआ है। पानी आ रहा है तो वही है कि 3-4 दिन में एक बार आ रहा है। देखिए आप सिंपल ना, आप किसी से भी अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, अपने दादा दादी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, पहाड़ों में पानी की समस्या तो पहले से ही रही है। और वो मतलब जैसे नल वाले पानी की समस्या तो पहले से ही है। नहीं, वो स्रोतों में भी ना, हमारे स्रोत पहले सूखते भी रहे, ऐसा नहीं अच्छा। रहा कि हमारे यहाँ हमेशा खूब पानी रहा है। पहाड़ों में तो पानी की समस्या हमेशा से ही रही है ना, एंड ओवर द टाइम बढ़ रही है। हाँ तो जो हम शुरू थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि पिथौरागढ़ के जैसे या इन जगहों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ खत्म हो गया, जो है हमने वो खराब कर दिया, पीने लायक भी। क्योंकि जैसे हम ऐसी जगह की बात करें जहाँ पास में मान लिया जाए, मतलब पास में ही नदी है। अब क्योंकि पिथौरागढ़ के पास में, मतलब इतने पास में नदी नहीं है दूर ही में, वो भी जहाँ से पानी आ रहा है, अभी जहाँ से पानी आ रहा है वो भी लगभग दूर ही है, वहां से लाया ही तो जा रहा है। ये है, वो पानी दूर हो गया, दूसरा पानी की क्वालिटी नहीं है। हाँ। तो इतने लोगों को आप क्या पिलाओगे, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही है। बिल्कुल। अगला जो मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे पलायन की हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड के कई गांवों के बारे में हमने सुना है कि कई गांव जो हैं, गांव के गांव खाली हो गए। अभी कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी कि सड़क ना पहुंचने की वजह से 105 परिवार वालों वाला ही एक गांव जो है वो लगभग खाली हो चुका है। तो क्या ये जो पलायन की जो प्रॉब्लम है, या फिर इसको जो हम कहें कि पलायन जो लोग कर रहे हैं या गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो क्या ये पर्यटन से हल किया जा सकता है? मतलब जैसे पर्यटन को जो है वो बढ़ाया जाए, तो क्या ये जो पलायन की जो समस्या है वो रुक सकती है? अगर रुक सकती है तो फिर मतलब उसका एक किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, एक बार आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए ना, मैं खासकर पहाड़ में जो चीज़ होती है ना, या किसी भी जगह का, मुझे लगता है ना कि आप एक चीज़ पे डिपेंड होके नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एग्जांपल लें खेती के ना, जैसे आप ना, हमारे तो मिश्रित खेती रही ना हमेशा, हम हमेशा एक चीज़ नहीं लगाएंगे तो तीन चार चीज़ें लगाएंगे। 3-4 चीज़ें, अगर एक चीज़ बर्बाद भी होगी तो दूसरी चीज़ कम से कम दूसरी चीज़ हो जाएगी। तो टूरिज्म एक जरूर हो सकता है सही तरीके से, जो सस्टेनेबल, जो थोड़ी देर पर कह लेकिन उसको सही तरीके से सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, तो सस्टेनेबल टूरिज्म डेफिनेटली आय का एक स्रोत हो सकता है, अच्छा स्रोत हो सकता है। लेकिन उनके साथ साथ हमें और चीज़ें भी उसके साथ जोड़नी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको कृषि जोड़नी पड़ेगी, आपने यहाँ होने वाले जो फल हैं, उद्यान से रिलेटेड काम, आपको उसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा ना उसके साथ। आपको अपने फोक पे काम करना पड़ेगा, आपके जो मेरे लोकल आर्टिस्ट हैं, आपको उनको स्पेस देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या ये क्यों कह रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं टूरिज्म को ही लेकर चलता हूँ, तो टूरिज्म मतलब दिल्ली में जो टूरिस्ट है वो वहाँ पे भी डोमिनोज खा रहा है, और पिथौरागढ़ में भी आके अभी डोमिनोज खा रहा है, राइट। मतलब अगर वो यहाँ पे अभी पहाड़ी थाली ढूंढने निकल जाए, क्या खिलाएंगे आप उसको? आप उसको इसलिए मिलेगी ही नहीं, मुझे मुश्किल लगता है। आपको इसलिए नहीं खिला, आप वो इसलिए नहीं खिला सकते चाह के भी अधिकतर समय में, क्योंकि वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगा। मतलब आपको भट्ट नहीं मिल जाएगा उस क्वालिटी का, बिल्कुल। आपको रागी मतलब मड़वा नहीं मिलेगा, मतलब होता है लेकिन जैसे जनरली कम होने लगी है, खेती नहीं हो रही है, राइट। अगर वो यहाँ से कोई सुविनर भी ले जाना चाहिए, या फिर चाहे कि जैसे शाम को मैं कुछ लोकल कल्चर या फिर फोक को मैं एंजॉय करना चाहूँ, क्या दिखाओगे उसको? कहाँ होता है? हाँ, कहाँ दिखाओगे? कौन? क्योंकि अभी कौन चाहता है कि मैं प्रोफेशनल एक छलिया डांसर बनूं या फिर ये करूं? बिल्कुल, है ना। उसको तो एक डाउनग्रेड के तरीके से देखा जाता है। तो कहने का ही मतलब है कि आपको सिर्फ एक क्षेत्र, सिर्फ पर्यटन के नाम पे नहीं पकड़ना पड़ेगा, आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स भी पकड़ना पड़ेगा, आपको खेती पकड़नी पड़ेगी, आपको जंगल के में मिलने वाले जो हमारे औषधीय पेड़ पौधे हैं, क्योंकि जैसे कोई गांव होगा तो उसके आसपास भी कई चीजें होंगी ना, होलिस्टिक पकड़ना पड़ेगा। थाली में सिर्फ भात रख कर नहीं होगा ना, थोड़ी चटनी भी रखनी पड़ेगी, दाल भी रखनी पड़ेगी, रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तभी थाली बनेगी। एग्जैक्टली। खाली सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जो है पर्यटन को आगे लेकर चलें और फिर जो है वो ये नहीं हो सकता ना आदि कैलाश सिर्फ कि यहाँ से उठाया आदि कैलाश पहुंचा दिया और वहां से फिर सीधे ले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जैसे मान लिया जाए गाँवों को बचाना चाहते हैं तो हमें हर किसी क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अब अगले साल जो है वो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो कुछ प्रश्न जो है वो विधानसभा चुनाव से रिलेटेड भी हो जाए तो ठीक रहेगा। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं हमारे उत्तराखंड के, वैसे तो कई राज्यों में होने वाले हैं लेकिन हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करेंगे,
क्या पर्यावरण और पर्यटन जैसे मुद्दे चुनावी एजेंडा बनने चाहिए, या अभी भी हम अगर बात करें तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, साफ पीने का पानी या फिर रोजगार ही सबसे बड़े मुद्दे हैं? क्योंकि ये आज के मुद्दे नहीं है, ये हम अगर हम उत्तराखंड की बात करें 26 साल हो चुके हैं और आज भी हम जो है वो उन्हीं मुद्दों को लेके चल रहे हैं। आज भी जो है वो जो पार्टियां लड़ रही हैं तो वही रोजगार की बात कर रही हैं, वही जो है वो सड़क की बात कर रही हैं। 26 साल बाद भी चंपावत के कई जो है वो गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं पहुंची है, पिथौरागढ़ के कई गांव ऐसे हैं, यहाँ कनाल छीना में एक जो है वो सिरोली गांव ऐसा है जहां 26 साल हो चुके, अभी तक जो है वो पक्की सड़क नहीं है उस गांव तक। अब हो सकता है कि बने आगे, लेकिन अभी तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 26 साल के बाद भी आज भी हम उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें जो शिक्षा है, शिक्षा में हम प्राइवेट स्कूलों को नहीं गिनते, हम ये गिनते हैं कि जो आम आदमी की पहुंच में है वो शिक्षा किस तरीके की है, वो शिक्षा उसे सही तरीके से मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर हम बात करते हैं तो हम प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की हालत जो है वो कैसी है। अगर हम जिला अस्पताल की बात करें, हर जिले में कम से कम एक जो है वो अस्पताल तो ऐसा होना कि जहाँ सारी सुविधाएं हों, हमें किसी भी जांच के लिए बाहर ना भागना पड़े, हल्द्वानी ना भागना पड़े, बरेली ना भागना पड़े, या फिर जो है वो दिल्ली ना भागना पड़े। तो इस जो ये वाला जो मुद्दा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि पर्यावरण आज से नहीं, हमेशा से ही रहा है कि खासकर पर्यावरण से जुड़े जो मुद्दे रहे ना, वो कभी भी किसी भी समाज के ऐसे प्रायोरिटी, खासकर भारत में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट या डेवलपिंग नेशंस में, खासकर पुअर कंट्रीज का मैंने अक्सर नहीं देखा, जो डेवलपिंग सो कॉल्ड कंट्रीज होती हैं, और खासकर चलिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, वो प्रायोरिटी में रहे ही नहीं गए। मतलब 10वें या 12वें में भी नहीं रहा कभी वो। बस भले ही यहाँ भारत में जो टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, मतलब ना दुनिया की अगर 10 सिटीज़ हैं, उनसे 8 या 9 शहर भारत के ही हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद हमारे यहाँ अभी भी पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं है, और मुझे लगता है ना होना भी नहीं चाहिए। अभी आपको लगेगा उल्टी बात कर रहा हूँ, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वाकई में सबसे पहले, मतलब देखिए, अगर आपका मेरे घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ है जिसको लेकर मुझे भी कल हल्द्वानी जाना है, और हल्द्वानी में मेरा क्या हाल होने वाला है आपको भी पता है, वहाँ हर कोई लूटने के लिए बैठा हुआ है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझे वो बिल के बारे में सोचना है, मुझे वो पैसे के बारे में सोचना है, तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी या फिर जंगल में लगने वाली आग रहेगी? नहीं रह सकती। हाँ, ऐसी मतलब जैसे अब जब मेरा फैमिली, और हर फैमिली में पिथौरागढ़ में कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन से कोई जूझ रहा है। किसी के बुजुर्ग माँ बाप हो चुके हैं, किसी के बच्चे के साथ कुछ इशू है, किसी के खुद के साथ इश्यूज हैं, बिल्कुल। तो अब जब आप इसमें ही उलझे रहेंगे, राइट, तो पर्यावरण के बारे में क्यों सोचेंगे? दूसरा, जब आपकी फाइनेंशियल हालत इस वजह से जब कम हो गया, रोजगार के आपके पास है नहीं, तो आपकी प्रायोरिटी रोजगार ही तो रहेगी ना। लेकिन अगर आपका रोजगार मिलना शुरू हो जाए आपको, या आपकी एजुकेशन आसान हो जाए, आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिलने लग जाए, तो फिर हाँ, आप पर्यावरण के बारे में आप सोचने लगेंगे। तो मेरे को तो लगता है कि मुद्दा अभी भी हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार ही होना चाहिए उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जब इन मुद्दों के ऊपर सही से कोई काम करेगा या किसी लेवल पे काम होगा, तब जाके हम बात भी कर पाएंगे और किसी से उम्मीद भी कर पाएंगे कि भाई जंगल में लगने वाली आग को लेकर भी कुछ करो, है ना? बिल्कुल सही बात है। मतलब प्रैक्टिकल चीज यही है ना। हम पहले जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर पर्सनल जो हम मुद्दे जिन पे हम बात वो कर रहे हैं, जिनको हम झेल रहे हैं, अगर वो जब सही होंगे तभी हम जो है वो आगे की पर्यावरण की या फिर अगर इस तरह की बात कर पाएंगे। सिंपल सिचुएशन इमेजिन क्या करिए आप, जो दर्शक में से बहुत लोगों के साथ होगी, सैलरी आपकी लगभग मान लेते हैं, चलिए दोनों कमाने वाले हैं, 1 लाख मान लिया है, ठीक है। 2 बच्चे अगर आपके हैं तो मतलब 50-60 हज़ार, 40 से 45 या 35-40 हज़ार रुपये आपके एजुकेशन में हर महीने निकल रहे होंगे, ठीक। फिर खाना पीना छोड़ के 50-60 हज़ार रुपये ये हो गए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन किसी के साथ चल रही है तो 20-25 हज़ार रुपये वो दे। आप सेविंग 10-12 हज़ार रुपये सेविंग में नहीं कर पा रहे होंगे, तो ऐसे में आपसे उम्मीद करें या किसी से भी उम्मीद करें कि वो मतलब पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कुछ करेगा, सोचेगा या कुछ होगा, नहीं हो सकता ना। यही तो पहले तो वही है, आदमी जो है वो पहले उन स्थिति से तो निकले ना। Exactly. और शिक्षा जो है वहाँ ये है कि और हमें रखा ही इसलिए जाता है ताकि आप इन चीज़ के बारे में ना सोच पाए, ठीक है। अगर आप रिसोर्सेज के बारे में बात करने लग जाएंगे कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना गवर्नमेंट को करना। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप जो है वो ये है बात की शिक्षा अगर हम बात करें तो कम से कम जिले में, हर जिले में एक कम से कम एक स्कूल जो है वो ऐसा होना चाहिए ना जो एक तरह से प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर दे सके। बस एक मैं कविता देखा था ना, बहुत अच्छी लगी मुझे वो, कि एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बट उसका यही था कि मछलियों को लगता था ना कि पानी भी उनसे उतना ही प्यार करता होगा जितना कि वो उनसे, राइट।
लेकिन जिस दिन जाल में वो मछलियां फंसी, हाँ। तो सबसे पहले जो उनका साथ छोड़ा, वो पानी ने छोड़ा। पानी ने छोड़ा, राइट। बिल्कुल। तो ये बात मैं करना चाहता हूँ देश के लिए, जो हम अक्सर बोलते हैं ना कि हम देश के लिए, ये डेफिनेटली आप जहाँ रहते हैं, आपकी जो जगह है उसके लिए आपके अंदर से मतलब यू ओ राइट, मतलब ये मेरी जगह है तो इसके लिए, लेकिन ये जगह या ये जो सरकार है, इनका भी तो मेरे लिए कुछ बनता है करना। अगर आप मुझे पढ़ा नहीं पा रहे, ढंग की एजुकेशन नहीं दे पा रहे, मेरे स्वास्थ्य का अगर आप ख्याल नहीं रख पा रहे, तो फिर क्या मतलब ये एक तरफा प्यार तो नहीं हो सकता ना, कि मतलब हम ही सोचते रहे, हम ही करते रहे। बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि अगर जैसे जो इनको हम मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मान सकते हैं, और अगर ये मूलभूत सुविधाएं ही जनता को नहीं मिल रही हैं, तो फिर वो कहाँ से जो है वो पर्यावरण के बारे में सोचे, कहाँ से वो किसके बारे में सोचे। ये जाती हो जाएगी अगर आप कुछ ना दो और फिर उसके बाद ये उम्मीद करें कि हाँ हम पर्यावरण भी बचाएं। ये है बिल्कुल सही बात कही है आपने। इसमें एक जो सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, अगर सभी जैसे जो राजनीतिक दल हैं उनके घोषणा पत्र में जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, पर्यावरण से जुड़े सिर्फ 5 वादे शामिल करने हों उनको, तो वो क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से वादे होने चाहिए? मैं तो पर्यावरण से पहले वही कहूँगा कि अगर आप उसे कह रहे अलग अलग कहो, एक सबसे पहले भाई आप हमारी हेल्थ का प्रबंध करें। पहला तो मैं भी पर्यावरण, मैं इसको पर्यावरण से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब ये होगा तभी, जैसे हमने बात करी, दूसरा एजुकेशन, ठीक है। तीसरा मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लाइवलीहुड का या फिर जो हमारे काम धंधे से रिलेटेड हो, ये 3 चीज़ें तो इसका तो कोई है पहले तो यही हो, है ना। बिल्कुल। फिर हाँ, अगर इसके बाद फिर अगर हम बात जब पर्यावरण की और इन सब चीज़ों की करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम हर जगह के जैसे हिसाब से नीतियाँ बनती है ना, तो पहाड़ के हिसाब से जो स्पेशलाइज जो यहाँ की ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से पर्यावरण को लेकर, यहाँ के पानी को लेकर, जंगलों को लेकर उसकी नीतियाँ ढंग से बनाई जाएं, उसका रेफरेंस सही से हो। रेफरेंस सही से हो कहने का मतलब है जो रिसर्च है, रिसर्च ढंग की हो। रिसर्च जब कहता हूँ तो देखिए, जब पर्यावरण की कंजर्वेशन की बात आती है तो बड़ा अजीब सा है कि देखिए हम स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन की बात उत्तराखंड से शुरू करते थे, राइट। फिर चाहे चंडी प्रसाद भट्ट जी हों या फिर कई जो इकोलॉजिस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट हों, उत्तराखंड के हैं। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो इकोलॉजी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर ये जियोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, सारे के सारे उत्तराखंड में हैं। चाहे वो वाडिया हो, FRI हो, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, या फिर कोसी कटारमल में जीबी पंत हो, इंस्टीट्यूशंस की भी ऐसी कोई कमी नहीं है जो पर्यावरण पे ना कर रहे हो। लेकिन मैं अक्सर यही देखता हूँ कि जब ये रिसर्च हो रही होती है तो वो रिसर्च कितना पहाड़ों के लिए हो रही होती है, या फिर उस रिसर्च से कितना फायदा होने वाला होता है, ये कोई नहीं देख रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में जाता हूँ, जो कि वाइल्ड लाइफ को डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, उनके कैंपस के अंदर खुद वो बंदरों से निजात नहीं पा रहे हैं, राइट। तो फिर वो क्या मैंने वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट दूर करेंगे? आई मीन जब गाँव वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ बंदरों की समस्या है, या फिर उनके यहाँ खुद ही इस चीज की समस्या है, राइट। और आप रिसर्च पे पैसा खर्च कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, राइट, और आप एक कैंपस के अंदर नहीं कर पा रहे हो उस चीज को सॉल्व। और ऐसा एक कैंपस के अंदर नहीं है, हाँ, वो लगभग सारे कैंपस। नहीं, मैं तो वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा हूँ, जहाँ वाइल्ड लाइफ के लिए ही है ना। वो कहीं फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ दिखाने के लिए ही जो है वो उनको रखा गया हो, वहाँ लेपर्ड का भी इशू आता है। खैर, मैं किसी इंस्टीट्यूट के वो नहीं हूँ, बस मैंने देखे हैं कुछ कॉन्ट्रास्ट ना। दूसरा फिर मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, बहुत जरूरी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिफॉर्म किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तो ओवरबर्डन है वो, वहाँ लोग कम है काम कर रहे हैं, दूसरी बात एक्सपर्ट ही नहीं है ना। मतलब एक आदमी जो बेचारा लीसा निकालने के लिए गया, उसी से आप कह रहे हो कि भाई तू लेपर्ड को भी जो है रेस्क्यू करने जा, या कि फिर आप उसी से उम्मीद कर रहे हो जंगल में आग बुझाना। भाई जंगल में आग बुझाना एक स्पेशल टेक्निक है, उसके लिए अलग तरह की ट्रेनिंग, अलग तरह के लोग चाहिए, राइट। फायर डिपार्टमेंट है बिल्कुल। आप जब आप स्नेक रेस्क्यू करते हो, अलग तरह का वो पूरा अंडरस्टैंडिंग कोई आदमी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप लेपर्ड के लिए भी उसी को भेज रहे हो, आप सांप के लिए भी उसी को भेज रहे हो, या कि जंगल में आग लग रही तब भी वहीं पे जाना है। तो और दूसरी बात, वहाँ पे वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं है वो काम करने में, राइट, चाहे वो अधिकारी स्तर पे हो। सबसे बड़ी बात जो है वो है इंटरेस्ट का होना। देखिए, मेन तो दिक्कत ये है समाज की कि हर कोई वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना है। 99% जिसका इंटरेस्ट नहीं है, एग्जैक्टली, वो काम कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो आजीविका का साधन है, ये है। और तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ उसके बाद। और दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से जो मैं आखिरी चीज़ सजेस्ट करता हूँ, पानी और हवा को करेंसी की तरह अभी से मैं चाहता कि हम खर्च करें। करेंसी की तरह कहने का तो ये नहीं कि हम उसे मतलब एक वो कर दें कि आप इतना ही वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लिमिट सेट होनी बड़ी जरूरी है। वो अथाह नहीं है कि आप उसको प्रिंट कर लोगे दोबारा या कहीं से ले आओगे, है ना। वो लिमिटेड है हमारे पास। ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें कुछ करना है, मान लिया जाए, तो वो अभी से ही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हाँ हम ये जो है वो 10 साल बाद से शुरू करेंगे, बिल्कुल। तो वो नहीं हो सकता है। अभी जैसे जो खबर आई थी कि जंगल जो है वो बचाने के लिए जंगलों के बीच में फायर हाइड्रेंट जो है वो डाले जाएंगे, जैसे बिल्डिंग्स में होते हैं, हाँ हाँ वो जो है वो लगाए जाएंगे, जो वहाँ बीच में से जो पानी की लाइन गुजर रही है वो उसके बीच में जो है वो लगाए जाएंगे। तो मतलब उससे कुछ फायदा होगा। अभी डिपेंड करता है वो किस जगह पे और कैसे लगाए जा रहे हैं। कर सकते हैं काम, क्यों नहीं कर सकते ये सारी चीजें। ये हम एक जगह पे प्लान भी कर रहे हैं, हम भी प्लान कर रहे थे, बट नॉट हाइड्रेंट्स। हमारा प्लान कुछ दूसरा था कि हम लोग नालियां जैसे ही रखें करके पूरे जंगल में छोटी छोटी, ताकि उसी के थ्रू हम प्लांटेशन भी कर सके, और एक जब आग नहीं लगी तो हम उसी से। हाँ, ये एक फायदेमंद हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आग लगी तो आग आगे बढ़ने से तो रुक सकती है मेरे ख्याल से इसमें। दरअसल ना आग रोकना इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप फायर लाइन्स अगर ढंग की क्रिएट किए जाएं, बीच में से स्पेस क्रिएट किए जाए। हम लोगों ने अभी रिसेंटली बेड़ी नाग में 10 हेक्टेयर, ज्यादा नहीं, 10 हेक्टेयर का फॉरेस्ट इसी टेक्निक से बचाया। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने उस पर काम दिसंबर से करना चालू कर दिया था। दिसंबर से हम लोगों ने काफल हिल करके एक जगह है, वहाँ पे तरुण करके हैं, तरुण मेहरा, तो उनने और हम लोगों ने मिलके शुरू किया, हरेला सोसाइटी और हम लोगों ने मिलके, हम लोगों ने वहाँ पे कम से कम 650-700 मीटर की एक फायर लाइन क्रिएट करी, जिसकी एवरेज जो वर्थ थी वो 5 मीटर के आसपास थी। अच्छा। और अभी अप्रैल में आग लगी जब, मतलब लिटरली 1.5 किलोमीटर की आग आई थी, और पूरी उस वजह से रुक गई वहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन हम लोगों ने उस पे काम जो है फायर सीजन से 1 हफ्ता पहले नहीं किया था, हम लोग उस पे 2-4 महीनों से लगे हुए थे। हाँ, तो ये मतलब वही है ना कि आपको कुछ भी होने से पहले लगना पड़ता है। काम जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो जब आग जो है वो लगी गई है तब जो है वो घोषणाएं हो रही हैं कि हाँ हम ये कर देंगे, हाँ हम वो कर देंगे। तो आग जो है वो आज से तो लग नहीं रही है। बिल्कुल। वो तो मेरे ख्याल से कब से लग रही, जब से जंगल है तभी से लगभग लग रही है। लगाते हैं हम लोग। हाँ, कुछ जगह ऐसा भी होता है कि हाँ भाई साफ सफाई करने के लिए भी आग सब जगह लगा रहे हैं। नहीं 99.99 लेकिन हाँ ये है कि मतलब उसको रोकने के लिए आप ये कहो कि नहीं भाई अब करेंगे। देखिए उसमें जब जंगल की आग की बात करते हैं ना, तो जंगल में आग सिंपल से इसलिए लग रही है क्योंकि जो पिरूल है, ये जो पिरूल है इसका यूज नहीं हो रहा है, जबकि ये फ्लेमेबल है, इसमें इसके हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी काफी होती है, मतलब एकदम से जलता है ना। अब इसका यूज नहीं करोगे तो जलना ही है किसी न किसी तरीके से, है ना। तो अगर सरकारें इस पे भी काम करें, मतलब अभी हम फ्यूल को लेकर इतना इथेनॉल ब्लेंडिंग, इतना हम पेट्रोल के हाइक की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ इस फ्यूल को हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं जब इसने जलना ही है किसी न किसी तरीके से। हाँ, क्योंकि ये जलाने के काम में आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि कम है। हाँ, मतलब पूरा जंगल ही लगभग इसी से पटा पड़ा है एकदम। तो इसको इकट्ठा करके अब इसी की वजह से अगर आग लग रही है तो इसको किसी तरह से मतलब जैसे हम गोबर के हम उपले बनाते हैं, इसका यूज ना होने की वजह से, है ना ये। तो अगर हम जैसे गोबर के उपले बनाते हैं या फिर कुछ और फ्यूल से, इससे ही हम खाद वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे हम गोबर को ही सड़ाते हैं, तो क्या इससे भी सड़ा के मतलब ये थोड़ा देर में सड़ता है, सड़ जाता है लेकिन थोड़ी देर में सड़ता है। लेकिन देखो इसमें सबसे अच्छी चीज है कि इससे टर्पेंटाइन ऑयल निकलता है ढेर सारा, उसका यूज हो सकता है। अभी मैं देख रहा था, अभी अल्मोड़ा में एक फैक्ट्री सेटअप कर रही है, उससे वो लोग इको ब्रिक वो बना रहे हैं इससे, राइट। मतलब एक मशीन में डाल के कंप्रेस करके इसके गट्टे से निकल रहे हैं, उसको एज अ इंडस्ट्री वगैरह में जलाया जाता है। 12 रुपए 14 रुपए किलो के हिसाब से उस रेट में बिक रहा है, वो ठीक ठाक बिक रहा है। मतलब हाँ, मतलब एक जगह हो सकता है तो फिर बाकी जगह भी हो सकता है। या फिर बहुत समय से अवनी करके जो ऑर्गेनाइजेशन है इधर बेड़ी नाग में, वो लोग इसे इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बड़े पैमाने में काम करने की जरूरत, मतलब जब बड़े बड़े डैम बना सकती है गवर्नमेंट, आप इस पे क्यों नहीं कर रहे हो काम। हाँ, यही तो बात है ना कि आप जो है वो बात तो मतलब ये है कि बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम इतना बड़ा जो है वो डैम बन रहा है, इतना बड़ा जो है वो रोपवे बन रहा है, यहाँ से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जोड़ देंगे। लेकिन बात ये है ना कि जो ग्राउंड पे जो काम हो रहा है, क्योंकि आम जनता तो ग्राउंड पे है ना, वो वहाँ रोपवे में चढ़ने थोड़ी जा रही है। तो आम जनता का जो फायदा है या फिर जो है जो जीवन है वो आसान कैसे बन सकता है, पहले ग्राउंड जीरो से ऊपर की ओर बढ़ते तो वो ज्यादा ठीक रहता है ना। अब आप ऊपर से तो आ रहे हो नीचे को, लेकिन आप ऊपर से जो पैसा भेज रहे हो वही बात आ रही है कि आप नीचे तक कितना पैसा पहुंच रहा है, फिर आम जनता के फायदे के लिए कितना लग रहा है, वो है बात। ये है। तो इसी में एक आखिरी चीज जो और मैं करता हूँ वो ये करता कि जैसे हम भूटान का एक बात कर रहे थे, तो कम से कम 60-70% जो हमारे फॉरेस्ट है, बिल्कुल उनको रिजर्व करने का डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मैनिफेस्टो में होना चाहिए। बिल्कुल, आने वाले समय के लिए वहाँ पे बिल्कुल नो एक्टिविटी। हाँ, और ये करना पड़ेगा। ये अब जैसे यही जंगल है तो इसको जो है वो बिल्कुल एक तरह से
कंजर्व करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये बचेगा। या रोटेशनल बेसिस पे, जैसे बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 धाम है, हाँ तो आप हर धाम नहीं खोल सकते ना, आप रोटेशनल बेसिस पे तो कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ ये है कि आप जो है वो एक बार ये वाला खोलो तो दूसरी बार वो वाला खोलो। अब या लेकिन कि फिर मतलब लिमिटेड नंबर हो हाँ। कि मतलब गंगोत्री में इस बार 100 ही जाएंगे तो अगली बार 200 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ बढ़ कम जाएंगे, ज्यादा ये भी तो है। हो सकता है। बिल्कुल ये है। अच्छा, इसमें जो है वो एक सवाल ये आता है कि जैसे सरकार जो है वो कोई भी बने, चाहे बीजेपी की बात कर लें या फिर हम कांग्रेस की बात कर लें या फिर हम अब जो नई पार्टी एक जो है उभर के आ रही है यूकेडी की बात कर लें, अगले 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहली जो 3 जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो किसी भी पार्टी के लिए, किसी की भी सरकार बनी उनके लिए क्या होनी चाहिए अगर वो करना चाहें तो? मैं तो यही जो चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे थे, एक तो आप पहले एक सर्टेन पोर्शन ऑफ जो हमारा जो रिसोर्स है, चाहे वो हमारे ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो हमारे जंगल हैं, उसका एटलीस्ट 50% से ज़्यादा पार्ट आप फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व रखिए। रिजर्व। आप वहाँ नहीं जा सकते। जैसे अभी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के कई ऐसे इलाके जहाँ कोई नहीं जा सकता, मतलब इस पे उसके लिए परमिट भी जारी नहीं होता, और शायद हर 12 साल में या 10 साल में बस एक टीम जाती है जो वहाँ चेंजेस वगैरह देखती है। तो आपको ऐसी रोटेशनल बेसिस पे या फिर मतलब एक सर्टेन जो एरियाज है आप उनको रोकना है, मतलब आपको बिल्कुल निषेध करना पड़ेगा उन जगहों के लिए, रिजर्व रखने पड़ेंगे आगे आने वाले समय के लिए। दूसरा मुझे लगता है पानी, पानी और पानी, पानी के लिए आपको बहुत अच्छी से काम करना पड़ेगा हर जगह पे उस जगह के हिसाब से, है ना। दूसरा पानी के साथ हमारे यहाँ की हवा हमारे हाथ से निकल गई है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बेंजीन की बात कर रहा था कि हमारे वेहिकुलर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। जंगलों में लगने वाली आग के बारे में हमें समय से पहले काम करना पड़ेगा। जंगल में जब आग लग जाती तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ आदमी फिर मरता है ना। तो मेरे ख्याल से पानी, हवा और हमें आने उन रिसोर्सेज को हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारी यही प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि जंगल जो है मतलब वो बचाया जाए। सीधी सी बात है ना, बिना हवा के कैसे रह लोगे, बिना पानी तो कैसे रह लोगे? आप कमा लो टूरिज्म से पैसा, लेकिन आप जब पानी नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? यही है ना। कल के दिन जो है वो पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पता चला तो वो खा के थोड़ी प्यास बुझ सकती है। बिल्कुल ये है। अच्छा, इसमें जो है उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच जो संतुलन बनाने में सरकारें सफल रही हैं या दोनों के बीच जो है वो टकराव बढ़ता गया है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी बात सही है कि मतलब जो सरकारें हैं वो संतुलन बनाने में कामयाब रही हैं या फिर जो है वो दोनों में टकराव बढ़ रहा है? मतलब एक तरह से जो सरकारें हैं वो पर्यावरण को और जो है वो खत्म जो करती जा रही हैं। नहीं, ये तो खत्म ही हुआ है हर जगह और टकराव बढ़ा ही है ना हर जगह से। आई मीन अगर हम मानव वन्य जीवन संघर्ष की बात करें तो हर जगह पे हम ये तो देख रहे होते कि आज लेपर्ड उठा के ले गया, बिल्कुल, आज यहाँ पे भालू का हमला हो गया, आज यहाँ पे आपदा में लोग मारे गए, गायब हो गए, है ना। तो आप मुझे कोई ऐसी सुखद खबर बता दीजिए जहाँ पे कि मतलब बोले कि मतलब ये इससे जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो एक तरह से लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया, एकदम से जो जिंदगी बदल गई है एकदम से। और मैं तो फिर उस बेसिक पे आऊंगा। मैं तो ये पर्यावरण एनवायरनमेंट में सच बता रहा हूँ, ये नहीं समझा जा सकता जब तक आपकी हेल्थ एजुकेशन ना हो, ठीक ना। तो मैं तो कहूँ चलो कमा भी लिया लोगों ने पैसे, उसके बाद भी आप इलाज के लिए तो दिल्ली भाग रहे हो, हल्द्वानी भाग रहे हो, तो क्या मतलब हुआ? यहाँ से जमीनें बेच आपने पैसा कमा लिया, यहाँ से जमीनें बेच के आप जो है वो हल्द्वानी जाके रह रहे हो, फिर आप बिल देने के बावजूद आपके घरों में पिथौरागढ़ जिले में टट्टी वाला पानी आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ उस सब चीज का? बिल्कुल सही तो बात है। कॉन्फ्लिक्ट तो बड़ा ही है ना वो सारी चीजें। और आप कह रहे हो टूरिज्म, कितने लोग जो हैं उस ट्रैफिक जाम की वजह से मरते हैं कैंची धाम में, राइट। मतलब अभी जो मुश्किल से 1 घंटे आधे घंटे का जो रास्ता था वो 6-6 7-7 घंटे लग रहे हैं उसकी जाम की वजह से। अब एम्बुलेंस में जो मरा है वो कहीं पे जो उसका डेथ वो ये थोड़ी बनेगा कि मतलब ट्रैफिक जाम में वजह से ट्रैफिक जाम की वजह से, तो ये लिखा जाएगा ना कि इसको हार्ट की जान नहीं बच सकी, नहीं हार्ट की दिक्कत थी या इसको एस्थमा था या कुछ भी था, राइट। या जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब ऑल वेदर बन रही थी तो 2023 अक्टूबर के समय में 4-5 दिन तक भयंकर बारिश थी और हमारी सारी सड़कें बंद हो गई थी। अच्छा, घाट बंद था, इधर से गंगोली घाट वाला भी बंद हो गया था, थल वाला। हम 4-5 दिन तक चूहे की तरफ फंस गए थे। उस टाइम पे बिल्कुल यहाँ पे पिथौरागढ़ में सब्जी के रेट बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, वो मैं देख रहा था। उसी टाइम पे मैंने ये भी डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करी कि कितने लोग इस समय रेफर किए जा रहे हैं हल्द्वानी के लिए,
तो ऐसे बहुत से एम्बुलेंस हर रोज 2 या 3 रेफर थे हल्द्वानी के लिए, और उनकी डेथ हुई है घाट पहुंचने से पहले। या मतलब पहले क्या वो आगे बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि ब्लॉक था। अब जो वो डेथ हुई है उस दौरान कहीं पे ये थोड़ी लिखा गया कि लैंडस्लाइड आने की वजह से, रोड ब्लॉक होने की वजह से जो है वो पहुंच नहीं पाया। वहां तो ये लिखा गया कि भाई उसकी तबीयत खराब थी इससे मर गया वो। ये है राइट, बिल्कुल सही बात है। तो बड़ा ही है ना कॉन्फ्लिक्ट। आप चाहे कुछ सड़कें ले आओ, आप चाहे कुछ ले आओ, और हम जो है वो मतलब ठीक है आपने ऑल वेदर रोड बना दी, अब दो गाड़ियों की रोड ठीक है, काफी है ना। तो पहले भी थी 2 गाड़ी के लायक। तो अब जो है वो अगर मान लिया जाए कि अब इसी को जो है वो और ज्यादा चौड़ा बनाने की अगर बात होती है तो ये मतलब सही फैसला होगा क्या? नहीं, ये तो अभी भी गलती था जो इन्होंने काटी। इवन इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी भी बैठी थी। मैं उसका पार्ट तो नहीं था, बट मैंने उसको कंट्रीब्यूट जरूर किया था जब उस पर रिसर्च हो रही थी। अच्छा। और गवर्नमेंट का खुद का नियम था कि 10 मीटर या कुछ 8 मीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं कर सकती करके सड़क। तो फाइनली जब वो क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का रूल वो था, वो जब वहाँ पे दिया गया था तो ऑब्वियस सी बात है कि बोला गया कि ये सड़क गलत तरीके से कटी है। लेकिन लास्ट में फिर ये कह के चीजों को दरकिनार कर दिया गया कि सुरक्षा को देखते हुए, चाइना को देखते हुए, अच्छा, इन कारणों की वजह से हमें इतनी चौड़ी सड़क चाहिए करके, है ना। ये कहानी है। एक सवाल जो आता है कि यदि आपको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जो है वो एक दिन के लिए बना दिया जाए तो पर्यावरण बचाने के लिए आप सबसे पहले कौन से 5 फैसले लेंगे? मेरे ख्याल से मैं वही बात रिपीट करूंगा। क्या, खैर मैं तो इस लाइफ में ही हूँ। पहला फैसला क्या होगा? पहला फैसला तो ये होगा कि भैया कम से कम 60-70% जो हमारे वन क्षेत्र हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनको नो एंट्री, वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी ना हो उसके लिए रख दिया जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा, उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो मैं तो हेल्थ एजुकेशन पे ही सबसे पहले फोकस करूंगा ताकि लोगों का वो रहे। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। बिल्कुल हाँ। बट उसके स्पेसिफिकली उसके बाद मैंने रिजर्व की बात करी। दूसरी बात, खासकर जैसे मैंने बोला कि जो रिसर्च है, मतलब मैं ये भी चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है उनको जो रिसर्चर जो उन्हें बताएं वो रिसर्च करके बताएं जिससे यहाँ का फायदा हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उस पर ऐसी रिसर्च में को लेकर मैं जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर पुश करूँगा कि आप इस तरह की रिसर्च करें जो यहाँ के काम आए। मतलब आप ऐसी रिसर्च ना करें जो सिर्फ एक एकेडमिक जिसका वो हो ना। हाँ, मतलब वो कागजी रिपोर्ट बन के रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि रिसर्च होती है, कभी नहीं यूज आएगी, लेकिन कुछ जो अभी मेरे सामने त्वरित मुद्दा है, मैं पहले उस पर रिसर्च करके उसके सोल्यूशंस निकालूं ना। आपकी मतलब रिसर्च जो ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए ना। पानी के ऊपर जरूर मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेता जिससे कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारे पानी के स्रोत रहे हैं, धारे हैं, उनके ऊपर जरूर काम किया जाता है। खासकर क्योंकि हमारा जो रेनफॉल इतना इरेटिक हो गया है, मतलब कभी बारिश हो रही है, कभी लगातार हो रही है, तो इस पानी को किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाए, रखा जाए, रोका जाए, मैं इसके ऊपर जरूर कोशिश करता कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग नीतियां बने। और मैं बिल्कुल मेक श्योर करता कि जो हमारी हवा और पानी है इसको हम करेंसी की तरह खर्च करें। तो मैं करेंसी की तरह खर्च करने की भी बात कर रहा हूँ, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये हवा और पानी बचा रहे हैं तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट न सिर्फ लोगों को मिले, बिल्कुल, है ना। अगर हम ये जंगल बचा रहे हैं, अगर हम आग नहीं लगने दे रहे हैं तो ठीक है, इससे मुझे तो फायदा हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई टूरिस्ट आ रहा है या फिर अगर यहाँ की जो साफ हवा है वो प्लेन्स की ओर बह रही है या कहीं भी जा रही है, तो इसका हमें एक क्रेडिट हमें मिले, राइट। और इसको खर्च करने की हमारे पास एक सर्टेन लिमिट हो, है ना, कि आप इससे ज्यादा पानी खर्च नहीं कर सकते, बिल्कुल, राइट। मतलब आपके अगर यहाँ पानी आ रहा है तो इसका एक समय तय टाइम है, इतने लीटर से ज्यादा नहीं आएगा। और आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अपने पानी को कैसे जुडिशियसली यूज करना। ये तो मैं भी मानता हूँ कि जैसे पानी भी आ रहा है तो एक, जैसे अब मान लीजिए किसी परिवार में 5 लोग हैं तो उसी हिसाब से उन्हें पानी मिलना चाहिए, लेकिन वो पानी कम से कम ऐसा होना चाहिए जो वो कम से कम पी भी सके, बिल्कुल, ये है। दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए हम बिजली की भी बात करें, बिजली तो अब यहाँ इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बिजली भी जो है वो एक लिमिटेड जो है वो होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, आपको इतनी जो है वो महीने की इतनी जो है वो यूनिट्स मिलेंगी। क्योंकि ऐसा है ना कि रेगुलेशन जब तक नहीं होंगे तब तक तो फिर वही अंधाधुंध वाला काम होना है। आप अगर कोई रेगुलेशन बनाएंगे तो आपको उन्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि लोग उसका पालन कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई उनके खिलाफ जो है वो आपको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी।
फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा जो है वो इधर से जो है पीछे से कुछ और दिया गया और कार्रवाई जो है वो रुक गई। और क्योंकि ऐसा है ना कि ज्यादातर केसेस में हमने यही देखा है कि कार्रवाई होने तो जाती है, लेकिन फिर वही है कि भाई न्यूज में भी आ जाता है और लेकिन होता कुछ नहीं है। चीजें जो हैं वो जस की तस रहती हैं। न्यूज़पेपर्स में कई बार जो है न्यूज़ आती हैं, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पानी नहीं आ रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जो है वो हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं, लोग जो है वो सरकार को कोस भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बात तो वहीं रह रही है ना। पानी तो भाई उससे आ रहा है कि पानी अगर आएगा तो भाई इतना ही आएगा और ऐसा ही आएगा, साफ होने का कोई नाम नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा आपने कि 5 जो सबसे जो पहले मुद्दे हैं वही हैं कि एक तो शिक्षा पर बात हो, चिकित्सा पर बात हो, पानी पर बात हो, हवा पर बात हो, और एक तरह से जंगल जो है उन पे जो है वो बात हो। बिल्कुल, हम आखिरी पड़ाव की ओर आ चुके हैं। लास्ट जो मेरा एक सवाल है वो युवाओं के लिए है, या फिर जो हम कहें कि जो अब आने वाले वोटर्स हैं, हो सकता है कि जो इस चुनाव में है, इस चुनाव में भी कुछ नए वोटर्स जो हैं वो जुड़ेंगे। तो अगर आप उत्तराखंड के युवाओं और मतदाताओं को अपना एक संदेश देना चाहें तो 2027 में जो चुनाव होने वाला है, और अगर वो ये देखें कि 2030 के उत्तराखंड की वो कल्पना करें, तो क्या सोच के किसको जो है वो वोट दें कि 2030 में हमें क्या लक्ष्य लेके चलना है और कौन सी सरकार इसको पूरा कर पाएगी, मतलब किसको वो इस तरह से वोट दें, क्या सोच के वोट दें? पहली बात तो मैं चाहूँगा कि आप कभी भी इस वाले फेरे में ना पड़ें कि ये बाहर का आया हुआ है। मतलब जिन पार्टियों की नीतियाँ लोगों को लड़ाने को लेकर हैं कि कोई बाहर से आए तो उसको पीट दो, या कि कोई कहीं का है तो आप उसको ये कर दो, मुझे नहीं लगता कि वो फंडामेंटली गलत हो गया ना। फंडामेंटली इसलिए गलत हो गया क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि अगर आप भारत में हैं तो यहाँ पे होने का अधिकार सबका है, राइट। हालांकि उसके नियम कायदे कानून हर जगह के लिए तय होते हैं, होने भी चाहिए। और अगर मेरे को दिल्ली में जाके कोई काम करने से रोक नहीं सकता तो मैं किसी को यहाँ आके काम करने के लिए नहीं रोक सकता। कोई दिल्ली वाला भी अगर यहाँ आता है तो ऑब्वियसली बात है कि, है ना, हमें नहीं रोकना चाहिए उसको, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। और अगर आप वहाँ जाके मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं दुबई में, तो कोई यहाँ के पैसा कमा रहे हैं तो उसमें क्या। लेकिन अगर किसी पार्टी की नीति है कि इस बेसिस पे हमें पहाड़ियों को लेकर उकसा के उनके वोट ले लें, तो मुझे नहीं लगता कि पहली बात तो ऐसी जगह पे कहीं पे भी हमें अपना वोट वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर से हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं कि जो पार्टी आपकी एजुकेशन के लिए बात करे, उसके लिए सही एक आपको दिखा सके कि हम ये करेंगे तय सीमा के साथ, राइट। और अगर हम ये ना कर पाए तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, या खुद ही के लिए अगर ऐसे कुछ जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे, आप ऐसी पार्टी को दीजिए जहाँ पे वो आपके हेल्थ के लिए बात कर रही हो, जहाँ आपकी लाइवलीहुड के लिए बात कर रही हो। क्यों आपको दिल्ली में जाके करना पड़ रहा है काम, या कहीं ऐसी जगह काम अगर करना जैसे पड़ रहा है। अच्छी नौकरी मिलती है तो ऑब्वियसली बात है आप विदेश भी जाते ही हैं। हमारे यहाँ से पिथौरागढ़ से लोग विदेश भी जा रहे हैं, कई लोग ज्वाइनिंग हो रही है, कई लोग ना वापस आके करना भी चाहते हैं उत्तराखंड में काम, लेकिन आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके बाहर से आके, कि जो वापस आके रहना चाह रहे हैं, है ना, जो अपने गांव में पाए जाने वाले जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर सही तरीके से काम करना चाहें, जो सस्टेनेबल टूरिज्म को सही तरीके से सस्टेन किस तरह से किया, वो समझ जिन नेताओं में आपको दिखे, राइट। अब अगर कोई बात करने लग जाए कि भाई हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन से बारिश करवा देने वाले हैं, या फिर कहीं पे हम लोग आग बुझा देने वाले हैं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। जो इस तरह की अगर नेता अगर है जिनको आपको समझ में आ रहा है कि भाई उनको कुछ आता पता नहीं है चीज़ों को लेकर, वो सिर्फ बोल रहे हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको समझ जाना चाहिए कि आपको उनको पर्टिकुलर वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मैं इसमें भी थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि आप पार्टी को बाद में देखिएगा, आप इंडिविजुअल को पहले देखिएगा कि वो इंडिविजुअल पहली बात तो पिथौरागढ़ में कितना रहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने शहर की बात करूँ, एक तरह से सामाजिक जो है वो उनके इमेज कैसी है। पिथौरागढ़ में रहते हुए इन लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए, खासकर यहाँ के पर्यावरण में, फिर कह रहा हूँ बहुत बात की बात कर रहा हूँ, पहले लोगों के लिए क्या किया है, खासकर जब मैं लोगों की बात करता हूँ, फिर हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या किया है। मैं सड़कों की बात नहीं करता, क्योंकि अगर सड़कों से अगर हेल्थ एजुकेशन आने वाली है तो कितने साल पहले आ गई है ना। सड़कें तो क्योंकि ऐसा है कि बन ही रही है, राइट। अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी फेसबुक खोलिए, अब इंस्टाग्राम खोलिए, 3 या 4 ऐसे मैसेजेस होंगे या अपडेट्स होंगे जहाँ पे
किसी बच्चे के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे होंगे, कभी किसी मतलब हम लोग पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे बिल्कुल इलाज और के लिए, क्यों करना पड़ रहा है ऐसा हमें, राइट? क्योंकि वो सुविधा है नहीं, सुविधा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स में वो सुविधा नहीं है। और क्या मतलब वो जो पैसा है विधायक निधि से नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे जाना चाहिए ना वो, लेकिन किसके लिए जा रहा होता है मतलब आपको भी पता और हमें भी पता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो नेता एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर कहें या सामाजिक तौर पे मतलब लोगों के इस लेवल पे भी अगर मदद नहीं कर पा रहे तो आप उसे क्यों वोट कर रहे हो, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि बाकी मुझे ऐसा है लगता ना है कि अगर हम इन मुद्दों को समझते हुए वोट अगर करेंगे, मान लिया जाए जैसे पिथौरागढ़ में ही है, पिथौरागढ़ में भी अगर 100 केस हो रहे हैं तो हम सबके लिए तो सहयोग नहीं कर सकते नहीं ना। कर सकते ना, और उसे होता भी नहीं है ना। और दूसरी बात इसे जरूरत ही क्यों पड़ रही है, अब क्यों नहीं हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे नेता है, वो यहाँ पे उन हॉस्पिटल्स के लिए लड़ रहे कि यहाँ पे डॉक्टर सही होना चाहिए। और देखिए मशीनों से मेरे को पता है मशीन होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, ढंग की बिल्डिंग और वो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर होना चाहिए ना सबसे पहले तो सरकार वो नीतियाँ क्यों नहीं बना रही है भाई कि हम यहाँ से जो लोग MBBS करेंगे वो इतने साल तक यहाँ पे अपनी सर्विसेज देंगे या कुछ ऐसा कंफर्म करेंगे। अभी जैसे एक न्यूज़ जो है वो सुनने में आई थी कि बाहर की कुछ जो है वो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको यहाँ पर जो है वो बैन कर दिया गया है, उनकी डिग्री को जो है वो एक तरह से फर्जी करार कर दे दिया गया है। तो अब जैसे जो लोग जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो पहले से चले गए, अब क्योंकि ये घोषणा तो अभी हुई है, अब उनको तो नहीं पता था कि इनकी जो है वो डिग्री अगर है तो फर्जी है या फिर इनके पास वो मान्यता नहीं है। कोई अगर जैसे मान लिया जाए मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो कोई भी जो है वो इतनी गहराई में जाके चेक नहीं करता है कि भैया इसकी जो डिग्री है ये फर्जी है या फिर काम की है या नहीं है। तो एक तरह से ये कहना कि भाई आप इनसे जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ के भी कुछ स्टूडेंट होंगे उत्तराखंड के भी, कि उनको जो है वो सरकारी जो डॉक्टर्स हैं या फिर सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है वो कोई जो है वो नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी। तो क्या उनके साथ ऐसा करना सही है? एकदम से उनको ये बताना कि भैया आप अगले साल तुम आओगे तो ये जो तुम्हें डिग्री मिलने वाली है ये फर्जी है भाई, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो लेकिन बहुत सिंपल तरीके से इन सब मुद्दों के बारे में सोचता हूँ कि भाई आप नीतियाँ अपनी सही क्लियर रखिए। जो MBBS किए जा रहे हैं, पहली बात अपनी फीस इतनी हाई क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर किसी बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, पहले तो आप एग्जाम ढंग से नहीं करा पा रहे, लेकिन अगर आपने एग्जाम ढंग से करा लिया है, उस बच्चे ने अपने को साबित कर दिया कि मैं ये करके मैं हूँ, तो आप उससे इतनी भारी भरकम फीस क्यों ले रहे हो जो उसको लोन लेकर फिर रीपे करना है? तो भाई वो पिथौरागढ़ में रह गए तो उसको होने नहीं वाला है, राइट? तो आप क्यों नहीं मतलब अपने मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज और बेहतर और ज्यादा बनाते हैं? आप वो बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुले जा रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करोड़ों की फीस है, तो वो रीपे करने के लिए पिथौरागढ़ से तो नहीं हो पाएगा ना 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी में। तो आप मतलब अगर आपको बेहतर करना है तो आपको स्ट्रक्चरिंग बेसिक्स पे पहले काम करना पड़ेगा। तो जो विधायक इन लेवल पे बात करता है, नेता करता है, तो मेरे ख्याल से उसी को वोट करना चाहिए। और जिस विधायक की तो मुझे लगता है सोच इस लेवल पे होगी कि वो यहाँ के इंफ्रा के बारे में सोचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अगेन सड़क से मतलब नहीं है, हेल्थ एजुकेशन से मतलब। अगर जो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी सोच समझ इतनी ज़रूर होगी कि फिर वो पानी और हवा के बारे में भी सोच रहा होगा। बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो भी अब आगे जो चुनाव में वोट देने जा रहे हैं, चाहे वो युवा हों चाहे वो बुजुर्ग हों, उन सभी के लिए हम ये आशा करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जिसको भी वोट दें, आप उनकी जो सामाजिक इमेज है उसको भी देखें। उन्होंने विधायक बनने से पहले, मतलब विधायक जो बन जाएं उनके बाद तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले भी वो आखिर क्या काम कर रहे हैं, समाज में क्या काम कर रहे हैं, एक तरह से हम उनके विजन को देखें और इस चीज़ पर वोट ना दें कि एक पार्टी जो है वो क्या सोच रही है। हम ये देखें कि जो जिस व्यक्ति को हम वोट देने वाले हैं उसका विजन क्या है, वो आखिर हमारे जो क्षेत्र है उसके लिए क्या करेगा। तो मनु भाई साहब, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा पहला जो है वो पॉडकास्ट कम इंटरव्यू है। तो और जब मेरे पास जब मेरे दिमाग में ये बात आई, तो जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया है कि जो सबसे पहला एपिसोड होगा वो मैं आप ही के साथ बनाऊंगा, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो मुझे उस समय इतने जो है वो एक तरह से मतलब आप समझिए कि मेरे क्रांतिकारी लगे कि हाँ ये है कि हाँ आप जो है जो बोल रहे थे ना वो सच्चाई थी। और पिथौरागढ़ के बारे में मैं भी बिल्कुल ये इसी तरीके से सोचता हूँ कि हम आज के बारे में ना सोचें, आज पैसा कमा लिया और आज पैसा कमा के हम जो है खटीमार, रुद्रपुर या फिर हल्द्वानी निकल लिए।
कल के दिन जो हमारे बच्चे यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए क्या होगा, क्या वो भी जो है वो, क्योंकि वहां भी ऐसा तो नहीं है नहीं कि वो भाई बहुत प्लीजेंट मौसम है वहां पर। बिल्कुल। तो उस जो यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर जो एक तरह से मौसम है, उसको अगर हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं तो हमें भी खुद से भी ये काम करना पड़ेगा कि इसको जो है वो ज्यादा बर्बाद होने से रोकें, क्योंकि बर्बाद तो हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड को कम से कम हम क्या कर सकें, घटा सकें। देखिए, नेचर को ना आपके बचाने ना बचाने की जरूरत नहीं है। नेचर खुद को हील कर लेगी, हील करेगी। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीड़ का पेड़ का रहने वाला है, ह्यूमंस रहने वाले हैं या कोई स्पीशीज, वो अपने हिसाब से सेट कर लेगी। मतलब जब ह्यूमंस नहीं थे ना तब भी एक तरह का इन्वायरमेंट था, जब ह्यूमंस नहीं रहेंगे तब भी एक तरह का इन्वायरमेंट रहेगा। अगर कोई नहीं रहेगा तो वो होंगे आप और मैं, सिंपल सी बात है। तो जो भी हम बातें कर रहे हैं ना वो खुद को बचाए रखने की लड़ाई है बस। बिल्कुल। तो जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ, रिजर्वेशन मतलब रिसोर्सेज का है, खुद के पानी को बचाए रखने के लिए है ना। बाकी नेचर का तो अपना सेट सिस्टम है ही, उसने जब जो करना है वो तो होगा ही ना। बिल्कुल। तो ह्यूमंस आर सेल्फिश, लेकिन बेवकूफ़ी ना करें, हम अपने सेल्फिशनेस को ठीक तरीके से वो करें और अपने जो है वो स्वार्थ में इतने अंधे ना हो जाएं कि हम आगे स्वार्थी हो, और लेकिन थोड़ा सेंसिबल स्वार्थी हो। स्वार्थ पानी में होना चाहिए ना, स्वार्थ हवा के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, शिक्षा के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको ये हमारा पॉडकास्ट कम इंटरव्यू का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जो हमने जो मुद्दे उठाए हैं उनके बारे में आपका क्या सोचना है। क्या हमने जो सड़क की बात की है या फिर शिक्षा की बात की है या फिर चिकित्सा की बात की है, क्या वो सबसे पहले हल होने चाहिए, या फिर आपको जो है वो ये चीज़ें नहीं चाहिए लेकिन आपको टूरिज्म चाहिए? क्या हम ये कह सकते हैं? दोनों में से आपको चुनाव करना पड़ेगा कि पहले आपको क्या चाहिए, आपको शिक्षा या चिकित्सा चाहिए या फिर आपको टूरिज्म चाहिए। ये बिल्कुल। तो आप अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हम जो हमारे आसपास के मुद्दे हैं उनको लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। और फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी तक तो जो हम डाल रहे थे वो पॉलिटिक्स पर ही रिलेटेड वीडियो थे, लेकिन अभी हम जो लोकल मुद्दे हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए, ये हो गया।